हेलो एवरीवन। देखो, आपका जो सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन नया सिलेबस जो आया ना, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये नया सिलेबस जो आरपीएससी एएन राजस्थान जो प्रोड्यूसर्स कमीशन जो आपका एएन जो आपका 20 अप्रैल को पेपर है ना, 19 अप्रैल या 20 अप्रैल को जो आपका वाटर शेड वैकेंसी है ये 281, उस पोस्ट में जो आपका सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन जो भी नया सिलेबस ऐड हुआ उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है ना, ये आपके फ्रॉम द राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन का जो नया सिलेबस आपका हुआ है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ राजस्थान। ठीक है, डिलर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, खादीन, टंका, नाडियन, एनिकट, देन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग, द सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट एंड द रीजनल रिमोट सेंसिंग ऑफ राजस्थान। देखो, इसमें आप क्या क्या फोकस करना है। सबसे पहले तो आपका जो राजस्थान में है ना, वो आपका मेन है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितने भी आपके वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो राजस्थान में ना आपके दो तीन इंस्टीट्यूट बहुत मेन है। एक तो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज दिस ये, और रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर राजस्थान। देखो, इसमें नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर नहीं लिखा क्योंकि नेशनल सेंटर हैदराबाद में है। इन्होंने रीजनल सेंटर की बात करी है, रीजनल सेंटर की। देखो, आप सिलेबस में ही एक चीज याद कर सकते हो कि जो एरिड जोन इंस्टीट्यूट है रीजनल, पूरा डिस्कस करेंगे। ये दोनों के दोनों जो है आपके रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर राजस्थान हो, ये सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, दोनों के दोनों जोधपुर में है। ये हम डिस्कस करेंगे पूरा हेडक्वार्टर कब बने, क्या इनका रोल है, ये सब कब। तो आपको मेन राजस्थान के जितने डेवलपमेंट प्रोग्राम है वाटरशेड वो डिस्कस करने हैं। फिर राजस्थान के जो आपके ये स्ट्रक्चर है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ये आपको सब डिस्कस करने हैं। लगभग 11 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ये पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले आपकी थ्योरी की वीडियो आएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जो वाटरशेड की वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो में अलग से राजस्थान रिलेटेड सेक्शन में आएगी। अब राजस्थान रिलेटेड एक सेक्शन बनेगा राजस्थान रिलेटेड, उसमें ये सब वीडियो आएंगे। अब जैसे बहुत जो नए सिलेबस आपके ऐड हुए राजस्थान के रिलेटेड आपके, ये आएगी, फिर और आएंगे। ठीक है, जो आपका इससे पहले आपका सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन में जाओगे ना, हाइड्रोलॉजी में वाटरशेड की वीडियो ऐड है, वाटरशेड की। वो वाटरशेड की वीडियो देखकर ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वो वीडियो देख ली है भाई। उसमें वाटरशेड की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर है, थोड़े बेसिक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी क्लियर है। यहाँ पे सारा सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ठीक है, तो वो वीडियो देखकर कहां पर मिलेगी, हाइड्रोलॉजी सेक्शन में जाओगे, 6 नंबर पर आपकी वाटरशेड की पहली वीडियो है, 7वें नंबर पर वाटरशेड की सेकंड वीडियो। हाइड्रोलॉजी सेक्शन पूरा देखने के बाद ये स्टार्ट करना। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। पहला है वाटरशेड क्या होता है। वाटरशेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, वाटरशेड आपका इस तरीके का एक वाटरशेड होता है। ये आपका वाटरशेड है, यहाँ पे बनी होती है धाराएं। देखो, ये एक स्ट्रीम आ रही है, एक स्ट्रीम आ रही है, एक स्ट्रीम आ रही है, ये एक स्ट्रीम आ रही है, एक स्ट्रीम आ रही है। तो ये एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है। क्या है सर ये? हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, इसमें क्या होता है, जो भी आपकी रेनफॉल आई, प्रेसिपिटेशन, ये अलग अलग एरिया पे फॉल करेगी। ये सर यहाँ का पानी यहाँ आएगा, यहाँ का पानी यहाँ आएगा, यहाँ का ये एक स्ट्रीम है, ये एक स्ट्रीम है, यहाँ का पानी आएगा, फिर ये एक मेन स्ट्रीम होती है, और यहाँ पे एक रिवर मान लो बह रही है ये। तो ये सिंगल आउटलेट में ड्रेन ऑफ करती है। मेन वाटरशेड की डेफिनेशन क्या है, जो भी ड्रेन ऑफ होगा ना, ड्रेन ऑफ का मतलब है पानी, वाटरशेड का पानी बाहर निकलेगा, ड्रेन होगा। कहां से? ड्रेन ऑफ फ्रॉम अ सिंगल आउटलेट। जो भी एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट जो सिंगल आउटलेट से पानी को बाहर निकालती है, वो ही हमारा वाटरशेड है। ठीक है, तो क्या है, इट्स अ हाइड्रोलॉजिकल ड्रेन आउट द वाटर सिंगल आउटलेट। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपको ऑप्शन में सिंगल आउटलेट सबसे मेन कीवर्ड होता है, और ये ड्रेन करने का होता है, पानी बाहर निकालने का, पानी अंदर जाने का नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया, बहुत ही बच्चों वाली चीज है। ठीक है, अब क्वेश्चन आए कि साइज क्या होना चाहिए वाटरशेड का। अभी हम डिस्कस करते साइज क्या होना चाहिए। तो अब ये ध्यान रखना, हमारी दो इंपोर्टेंट बुक है, एक एएम माइकल, टीपी ओझा, एक आर सुरेश। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों को स्टैंडर्ड बुक मानता है। दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में वाटरशेड साइज की डेफिनेशन अलग अलग है, इसलिए हमें दोनों साइज याद कर जाने हैं। ठीक है, तो दोनों ने साइज को डिफाइन कर रखा है। पहली बात तो साइज कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे तो पहला साइज है वर्केबल साइज। वर्केबल साइज का मतलब है जिसके साथ काम करा जा सके। ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो वाटरशेड का साइज क्या होना चाहिए, वर्केबल साइज होना चाहिए। अब साइज को ना आर सुरेश ने अलग डिफाइन करा है, आर सुरेश ने, जो आपकी सोलर, और आपका एएम माइकल एंड टीपी हो जाए, उन्होंने अलग डिफाइन करा है। हम पूरा पढ़ेंगे। आर सुरेश ने पूरे हर एक कैटेगराइज करा है, बेसिन क्या होता है, कैचमेंट, मैंने पिछली बार डिस्कस भी करा था। तो वाटरशेड की डेफिनेशन उन्होंने वो दी है कि जिसका एरिया 50,000 हेक्टेयर से 2 लाख हेक्टेयर, कितना सर, इकाई रही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख हेक्टेयर, 50,000 हेक्टेयर से 2 लाख हेक्टेयर को, उसको उन्होंने वाटरशेड को डिफाइन करा है। वाटरशेड को एम माइकल ने बोला है कि अगर आपको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
इन्होंने वर्ड यूज करा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो यही 50,000 है, देखो ये इसमें भी आया, तो उन्होंने बोला 500 से 1000 हेक्टेयर का जो एरिया होता है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से हम चूज कर सकते हैं वोटरशेड को। तो आपको दोनों याद रखने हैं। ट्रिक क्या है याद करने की? सिंपल, साइज ध्यान रखना, 50 वर्ड बहुत मेन है। पहला है 50,000 से 2 लाख, मैं यहाँ पे 2 लाख लिख ले रहा हूँ हेक्टेयर। कभी भी ना क्वेश्चन में घुमा के देख देगा, वो ऐसे लिख देगा 0.5.2 फिर लाख लगा देगा। इसका मतलब यही है, 0.5 लाख का मतलब क्या हुआ, 0.5 लाख का मतलब क्या हुआ, 0.5 लाख का मतलब 50,000। आप कन्वर्ट करोगे तो 1 लाख का मतलब क्या होता है, 1 लाख का मतलब होता है 10 की पावर 5, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, राइट। तो अगर 0.5 कन्वर्ट करोगे 10 की पावर 5 तो या तो 50,000 लिख लो पूरा हेक्टेयर, या फिर 2 लाख, या फिर 2 ऐसे लिख लो 2 लाख हेक्टेयर, या ऐसे लिख लो 0.5 से 2 लाख हेक्टेयर, एक ही बात है सब। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आर सुरेश साइज बोला कि वर्केबल साइज होना चाहिए, उन्होंने वर्केबल साइज को डिफाइन करा है कि सर 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर, ठीक है हमारा ये रहा दिस। ए माइकल ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसकी 3 रेट ले लो आगे, ये 500 से 1000 हेक्टेयर। हमें पता क्या चलेगा कौन सा क्वेश्चन है। ए माइकल में जो क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे लिख कर देगा वो कि साइज ऑफ द वाटरशेड फ्रॉम आर कंसीडर्ड रीजनेबल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन हिल एरियाज, ये पूरी लाइन लिखी होगी, फॉर सर्वे एंड प्लानिंग। तो अगर आपको देखना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पूछे, हिल एरिया सर्वे प्लानिंग के लिए पूछ रहा है, तो 500 से 1000 हेक्टेयर आंसर होगा। और अगर वैसे पूछे कि नॉर्मल, तो आपका ये आंसर होगा। दोनों में याद करके आने, कोई डिबेट नहीं कर सकते इसमें कौन सा स्टेट पीसीएस कौन सा मानेगा, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड बुक है बहुत, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी हम वो भी पढ़ेंगे, इसमें एक लाइन और याद कर लो। देखो अभी हम ना ये जैसे हम पढ़ेंगे कि रीजनल रिमोट सेंसिंग ऑफ सेंटर ऑफ राजस्थान, वो आपका जोधपुर ने सर्वे करा था, है ना। उन्होंने वाटरशेड को ना माइक्रो वाटरशेड, इन्होंने यहीं पर इसको माइक्रो और मैक्रो वाटरशेड में डिफाइन करा। तो माइक्रो वाटरशेड कितना था, जो 1000 हेक्टेयर से कम हो। तो 1000 हेक्टेयर से कम का वाला उन्होंने लिया था 100 से 1000 हेक्टेयर ये, और यहां पे था 1000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर ये। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखा कि यहाँ पे जो साइज ए माइकल ने डिफाइन कर रखा है, जो अपर लिमिट है वो 1000 हेक्टेयर है, राइट। तो 1000 हेक्टेयर से कम को माइक्रो वाटरशेड मानते हैं, मोटा मोटा ये ध्यान रख लो, माइक्रो, और 1000 हेक्टेयर से ऊपर वाले को मैक्रो। तो ये भी हमें याद रहेगा, बहुत ही बच्चों वाली चीज है, ठीक है। तो यही बता रखा है कि वाटरशेड क्या होता है, टोपोग्राफी डेलिनेटेड हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ व्हिच ड्रेन्स ऑफ रन ऑफ फ्रॉम अ सिंगल आउटलेट, कि हाँ भाई वाटरशेड का पानी आपका आया, ये हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है कि सिंगल आउटलेट से पानी बाहर निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ वाटरशेड कैसा होना चाहिए, वर्केबल साइज का, जिसके साथ काम करा जा सके। वर्केबल साइज को डिफाइन कैसे कर रखा है सर, आर सुरेश ने पूरा डिफाइन कर रखा है। मैंने पूरी वीडियो में डिस्कस करा था पिछली बार कि रीजन आपका 300 लाख से ज्यादा होता है, बेसिन आपका 3 से 300 होता है, कैचमेंट आपका 10 से 30 होता है, सब कैचमेंट आपका 2 से 10 होता है, मेन है आपका वाटरशेड। तो आप पांचों के पांचों याद करके जाओ, पर इतना याद कर पाओगे वो मेन है। मैंने पिछले एडिशन में डिस्कस भी करा था। तो वाटरशेड का इन्होंने क्या डिफाइन करा, ये रहा 50,000 से 2 लाख। तो क्या है सर वाटरशेड का, 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर, सर ये रहा। ये है अकॉर्डिंग टू आर सुरेश। अकॉर्डिंग टू ए माइकल टू साइज वेरीज फ्रॉम द फ्यू हेक्टेयर टू स्क्वायर किलोमीटर, भाई कुछ हेक्टेयर से किलोमीटर स्क्वायर तक वेरी होता है, इन्होंने ये बोला, ठीक है। फिर उन्होंने डिफाइन करा कि साइज जो है 500, हमें ये ध्यान रखना है, ये 500 से 1000 हेक्टेयर आर कंसीडर्ड रीजनेबल फ्रॉम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो दोनों हमें याद रखना, बहुत आसान है याद करना, और 1000 हेक्टेयर से कम को माइक्रो वाटरशेड ही बोलते हैं। ये तीनों चीज याद रहेंगी, बच्चों वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, अब आता है वाटरशेड मैनेजमेंट। अब देखो वाटरशेड क्या है, वाटरशेड एक एरिया है, ये देख रहे हो, ये एरिया कहाँ बना है, मिट्टी में बना है, लैंड में बना है। ये लैंड है, यहाँ पे एक धारा बह रही होगी, स्ट्रीम, ये सोयल है, फिर एक लैंड बह रहा होगा ये। तो ये क्या नीचे क्या है, लैंड है वाटरशेड में। ऊपर से क्या आएगा सर, यहाँ पे क्या करेगी, रेनफॉल गिरेगी, रेनफॉल मेन है, बारिश आएगी। बारिश क्या है, पानी है। तो लैंड एंड वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट ही आपका वाटरशेड मैनेजमेंट है। बस इतना समझ लो कि आपको ये मिट्टी है उसका मैनेजमेंट करना है, जो पानी है उसका मैनेजमेंट करना है। तो जब भी वाटरशेड मैनेजमेंट का बात है ना, हमें सब चीजें कंट्रोल्ड लेके चलनी है, कंट्रोल्ड, नियंत्रित। क्या, नियंत्रित। जब भी ऑप्शन में वाटरशेड मैनेजमेंट में कोई ऑप्शन है, अगर वहां पे कंट्रोल्ड लिखा है ना, तो वो इसका आंसर हो सकता है। जैसे कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब होता है चारना। जैसे पशु जो होते हैं सोयल को चढ़ते हैं ना, मतलब चढ़ना मतलब घास खाना। तो अगर वो कंट्रोल ग्रेजिंग कर रही है, ऐसा नहीं कर रहा, नियंत्रित चराई। नियंत्रित चराई भी एक क्या है, एक वाटरशेड मैनेजमेंट ही है। नियंत्रित चराई का मतलब है कि आपने ऐसे पशुओं को खुला नहीं छोड़ दिया, आपने बोला कि हाँ भाई ये सब मैनेजमेंट होगा, नियंत्रित चराएंगे पशु, एक टाइम पर आएंगे, एक टाइम पर निकलेंगे, ये सब तरीके से। अच्छा, हमें प्रोडक्टिव यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज का। अगर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है,
कि आपके पास सॉइल रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके पास डैम रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो जो भी आपका क्या है नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे उनका एफिशिएंटली यूज भी आपका वर्सेट मैनेजमेंट ही है। मतलब आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन में आपको कैसे पता चलेगा। कोई भी ऑप्शन ऐसा है कंट्रोलिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, भाई हम वो नियंत्रित फार्मिंग प्रैक्टिस यूज करेंगे जिससे आपका इरोजन कम हो और प्रोडक्शन हायर हो, तो वो भी आपका वर्सेट मैनेजमेंट है। क्योंकि इरोजन कम हो और प्रोडक्शन हायर हो तो हम सोइल पे काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ कंट्रोल कर तरीके से। तो जब भी आप कंट्रोल तरीके से सोइल या पानी के किसी भी क्षेत्र में काम करते हो तो वो आपका वर्सेट मैनेजमेंट कहलाता है। सिंपल। तो वर्सेट मैनेजमेंट ये आपको मेन याद करना है कि वर्सेट है क्या। तो वर्सेट एक मिट्टी है, सोइल यहाँ पे बनाए, ये लैंड में बनाए, ऊपर से रेनफॉल गिर रही है, तो लैंड एंड वाटर का मैनेजमेंट। यहाँ पे कंट्रोल फार्मिंग भी आएगा, कंट्रोल ग्रेजिंग भी आएगा, इरोजन कंट्रोल भी आएगा, एफिशिएंट यूज भी आएगा, सब आएगा। So it's a comprehensive development of the watershed to make the productive use of a natural resource efficiently. ठीक है। watershed project refers to the controlled grazing, नियंत्रित चरवाई, क्योंकि हम नियंत्रित तरीके से चरवाई कर रहे हो वो भी एक watershed मैनेजमेंट ही है। फिर कंट्रोलिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, आप ये नहीं करा कि बहुत ज्यादा आपने खेती कर दी, कंट्रोलिंग खेती है जिससे आपका एग्रीकल्चर भी इंप्रूव हो रहा है, इरोजन भी कम हो रहा है, तो वो भी आपका watershed मैनेजमेंट के कम होता है। इनका यही होता है कि इरोजन कम करना, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है। अब यहां पर है कि ये वाटरशेड है सर, इसको मैनेज कौन करेगा। तो यहां पे तीन चीजें होती हैं जो इसको मैनेज करती हैं। पहला आपका होता है वाटरशेड कमेटी। क्या होता है सर? वाटरशेड कमेटी। कमेटी आपकी करती है डे टू डे एक्टिविटी, मतलब जो प्रतिदिन की एक्टिविटी है ना, डे टू डे एक्टिविटी। बहुत पूछा गया है, कितने एग्जाम में पूछा गया कि डे टू डे एक्टिविटी करती है वाटरशेड कमेटी। ठीक है। इसमें कितने बंदे होते हैं वाटरशेड एक्टिविटी में? लगभग 10 से 12 मेंबर इसमें होते हैं। तो आप क्या होता है कि 10 से 12 मेंबर करके एक कमेटी बना लेते हैं। वो इसकी दिन की कि सुबह इसको पानी देना है, दिन में देखना है, शाम को देखना है, डे टू डे एक्टिविटी करती है। ठीक है। एक आपकी होती है वाटरशेड डेवलपमेंट टीम। वाटरशेड डेवलपमेंट टीम, ध्यान रखना टीम और कमेटी में क्या डिफरेंस है। कमेटी कोई भी 10 से 12 मेंबर लिए और डे टू डे एक्टिविटी को कर रहे हैं। जब टीम बनती है ना, टीम आप समझ रहे हो, जैसे आप इंडिया की टीम बनाते हो तो बॉलर भी होता है, बैट्समैन भी होता है, कीपर भी होता है, तो ऐसी टीम होती है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है इसमें 4 मेंबर बहुत मेन है। कौन से? जो 4 मेंबर आएंगे उनको चारों की अलग अलग नॉलेज होनी चाहिए। एक एग्रोनॉमी का बंदा पकड़ लेते हैं, एग्रोनॉमी। एक ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बंदा पढ़ लेते हैं, भाई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उसको आती हो एक बंदे को, एक को एग्रोनॉमी आती हो, एक को एनिमल वेस्ट एनिमल हस्बेंड्री वगैरह आती हो, और एक को आपको सोयल साइंस आती हो। तो ये चारों बंदे मिनिमम 4 रहेंगे, 4 और भी हो सकते हैं, पर जो भी बंदे रहेंगे वो अलग अलग डिसिप्लिनरी से होंगे ताकि हमारे पास पूरी कंबाइंड नॉलेज रहे। ये क्या करते हैं? ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट टीम। ये डे टू डे कैरी एक्टिविटी कर रही है। ये वाटरशेड डेवलपमेंट टीम क्या करती है? ये प्रोजेक्ट को कैरी करती है। तो जब भी आपको पूछा जाए वाटरशेड कमेटी, तो वो आपका सिंपल हो जाएगा डे टू डे एक्टिविटी। मेंबर कितने हो गए सर? 10 से 12। 10 से 12 लोग पकड़ लो, घूमते हुए करो काम। वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में अरे गहरे बंदे नहीं आएंगे सर, यहां आएंगे मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है जिसकी नॉलेज हर क्षेत्र में अलग अलग हो। एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बंदा पकड़ लिया, ठीक है, तो आपने एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बंदा पकड़ लिया, राइट। एक सेकंड, हाँ, एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हो गया, एक आपका एग्रोनॉमी का हो गया, एक आपका सॉइल साइंस का हो गया, एक आपका एनिमल का हो गया। तो आपने मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब चारों में अलग अलग थे। तो इसमें 4 से अधिक मेंबर हो सकते हैं, 4 और मोर मेंबर। ये और जितने मेंबर होते हैं ना उतने प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो लगभग ये 10 से 12 प्रोजेक्ट एट ए टाइम पे करते हो। तो इनको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी हायर करती है। आपको बस ये याद करना है डे टू डे सिंपल, कुछ मत याद करो मेंबर, ये कुछ पूछा नहीं आता वैसे, देख लेना, देखो आपके ऊपर है याद करना, लेकिन ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया आज तक। ये पूछा गया कि डे टू डे एक्टिविटी कौन करता है ये, और जब भी मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड आया है तो उसका आंसर हो जाएगा वाटरशेड डेवलपमेंट टीम। और जब भी आपका डे टू डे एक्टिविटी है तो उसका आंसर होगा वाटरशेड कमेटी। एक आपका होता है, तीसरा आपका होता है सेल्फ हाउसिंग ग्रुप, SHG, सेल्फ हाउसिंग ग्रुप। देखो ये दोनों जो काम करते हैं बड़े क्षेत्र पे करते हैं, वाटरशेड की डे टू डे एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे हैं, ये मल्टी डिसिप्लिनरी वाटरशेड को डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। ये सेल्फ हाउसिंग ग्रुप के होते हैं, ये आपके होते हैं, ये देखो खुद ही सहायता, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो एक वॉलंटियर टाइप के बन जाते हैं वाटरशेड में। मान लो वाटरशेड डेवलपमेंट करना है, आपने ये टीम भी आगे, कमेटी भी आगे, इनको बंदे चाहिए काम करवाने के लिए, तो समझ लो वही है सेल्फ हाउसिंग ग्रुप। तो इनके अंदर कौन कौन आता है? लैंडलेस लेबर, जिनके पास वो लेबर जिनके पास लैंड नहीं होता, ठीक है। स्कूल ड्रॉप आउट्स, वॉलंटियर टाइप का समझ लो, ये स्कूल ड्रॉप आउट्स आपके हो गए, वुमेन्स आपकी हो गई,
शेपर्ड्स तो आपके हो गए, शेपर्ड्स कौन होते हैं? चरवाहा, जो गाय को चराते हैं वो चरवाहे आपके हो गए कुछ। तो स्कूल ड्रॉप आउट, लैंड लोबर, ये आपके छोटे छोटे काम करते हैं, ऐसे नर्सरी रेजिंग कर ली, यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग कर ली, मधुमक्खी पालन कर लिया, बी कीपिंग आप ही कर ली। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मतलब ट्रेनिंग करके डेवलपमेंट करके ये छोटे छोटे काम कर रहे थे सेल्फ हाउसिंग ग्रुप में। तो ये पूछा जाता है कि सेल्फ हाउसिंग ग्रुप में कौन कौन आता है? लैंडलेस लेबर आपके सेल्फ हाउसिंग ग्रुप में आएंगे, स्कूल ड्रॉप आउट्स आपके लैंडलेस ग्रुप में आएंगे, वुमेन आपके इसमें आएगी, और जो आपके चरवाहे होंगे वो इसमें आएंगे। ये क्लियर रखना सारी चीजें। तो यही वर्षन मैनेजमेंट आपका है कि मैनेजमेंट आपका क्या है? कंट्रोल्ड। आप जब ये कंट्रोल्ड और एफिशिएंट यूज आ गया तो आपका मैनेजमेंट है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फार्मिंग पैटर्न, मतलब इस तरीके फार्मिंग करेंगे कि आपका इरोजन भी कम हो और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो, ठीक है। वर्षन कमेटी करती है डे टू डे एक्टिविटीज को। मेंबर कितने होगा? 10 से 12। डेवलपमेंट टीम क्या है? मेन मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब ये है कि डे टू डे एक्टिविटीज डे टू डे, और ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है। इसमें 4 से अधिक आपकी मल्टीडिसिप्लिन ले लो, एग्रोनॉमी, एक एग्री इंजीनियरिंग का आ गया, एक सॉइल साइंस का आ गया, एनिमल साइंस का आ गया। उन्होंने अपनी टीम बनाई और तरीके से पूरे का हैंडल काम करा। इनमें 4 से अधिक मेंबर हो सकते हैं, 10 से 12 प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, बस ये मेन है। थोड़ा सा आगे बढ़ो। सेल्फ हाउसिंग ग्रुप में कौन होता है? जो वॉलंटियर टाइप के, मतलब लैंडलेस लेबर आपकी हो गई, स्कूल ड्रॉप आउट्स आपके हो गए, वुमेन हो गई, शेपयार्ड चरवाहे वाले हो गए, तो छोटे मोटे काम करते हैं। नर्सरी रेजिंग कर लिया, पोल्ट्री फार्मिंग कर ली, गोट रेयरिंग कर लिया, बकरी पालन कर लिया, मधुमक्खी पालन कर लिया, मशरूम कल्टीवेशन कर लिया, भाई ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ये नहीं खुद कर लेंगे, उनको पहले ट्रेनिंग और सपोर्ट देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्कशॉप मैनेजमेंट। तो वर्कशॉप मैनेजमेंट के लिए 3 आपके कौन कौन से? वर्कशॉप कमेटी है, डेवलपमेंट टीम है, और सेल्फ हाउसिंग ग्रुप है। सिंपल। कमेटी आपकी डे टू डे, डेवलपमेंट टीम मल्टीडिसिप्लिनरी, और ये स्कूल ड्रॉप आउट्स, लेबर, ये सब रहेगा, ठीक है। हो गया आपका काम। अब आपके बढ़ेगा इसको डेटा कौन सा चाहिए? भाई आप डेवलपमेंट कर रहे हो, वर्कशॉप को प्लानिंग कर रहे हो, कौन कौन सा डेटा आपको चाहिए? देखो ये रहा बारिश, सबसे पहले तो बारिश पड़ रही है, तो ये बारिश की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका हम डेटा को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल डेटा। हाइड्रोलॉजिकल डेटा का मतलब क्या? रेनफॉल की इन्फॉर्मेशन हमारे होनी चाहिए, प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी, ये सब आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड आपका होना चाहिए सॉइल और लैंड यूज डेटा। आपका मिट्टी का पानी गिर रहा है तो उसको बोलते हैं सॉइल और लैंड। तो सॉइल और लैंड यूज डेटा। सॉइल और लैंड यूज डेटा का मतलब क्या है कि सॉइल का टाइप क्या है, आपका इरोजन के स्टेटस क्या है, ये सब डेटा हमें चाहिए। तीसरा डेटा आपको कौन सा चाहिए? तीसरा डेटा चाहिए कि भाई अब जो वर्कशॉप डेवलपमेंट करेगा वो लोकल लोग करेंगे, आसपास के लोग, क्योंकि यहीं से वर्कशॉप कमेटी बनेगी, ये टीम चलो बाहर से भी आ जाए, यही सेल्फ हाउसिंग ग्रुप बनेगा। तो जो लोकल के आपकी सोशल इकोनॉमिकल डेटा है, सोशियो इकोनॉमिक डेटा। सोशियो इकोनॉमिक डेटा का मतलब होता है कि किसी बंदे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब कितना अमीर है वो, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितना वो मतलब कितने मेल है, कितने फीमेल है। सोशियो इकोनॉमिक डेटा। जेंडर क्या है, इनकम रेशियो क्या है बहुत लोगों का, है ना, व्हीकल ओनरशिप क्या है, ये सब चाहिए। सोशल इकोनॉमिक डेटा मतलब वहां के आसपास के रहने वाले लोगों का डेटा। तो तीनों डेटा हमें चाहिए होते हैं इस वर्ष को डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये बता रखा है कि डेटा कौन सा चाहिए। आप ये समझो कोई भी आज ना आप बना के ना आप सोचो कि बारिश हो रही है, इस बारिश ये मिट्टी पे गिरेगी, इस मिट्टी को नियंत्रित करना है, इस पानी को नियंत्रित करना है, नियंत्रित करना ही हमारा वाटर मैनेजमेंट है। उस नियंत्रित करने के लिए कौन डेटा चाहिए? इसका डेटा चाहिए, इसका डेटा चाहिए, और जो नियंत्रित कौन करेगा? वो साथ वाले लोग करेंगे। तो ये रहा आपका ये, ठीक है। अब वाटर की कुछ चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, ये मैं एक बार थोड़ा रिकैप करा रहा हूँ। ये मान लो वाटर शेड है। अब देखो ये जब अब ये ऐसे बना है, ये समझ लो ये हमारी मिट्टी है, जरा ध्यान से देखना सर, ये है मिट्टी, ये समतल मैदान है मेरा पूरा, ये मिट्टी है। आपने वोटरशेड बनाया, हो सकता है ये एक पॉइंट है, ये मान लो कि जमीन पर है, जरा ध्यान से देखना, ये जमीन पर है, एक पॉइंट जमीन से ऊपर होता है। मैं 3D बना रहा हूँ, ये 3D में, ये रहा 3D में, इस एलिवेशन पर हो सकता है ये, राइट, ये जमीन पर था, एक पॉइंट इस एलिवेशन पर हो सकता है, एक पॉइंट इस, तो इस तरीके से एक पूरा वोटरशेड बनता है ऐसा, ये वोटरशेड, ये रहा। तो वोटरशेड का क्या होता है? ये आउटलेट का एक एलिवेशन होगा, आउटलेट का एलिवेशन मान लो, ये आउटलेट का एलिवेशन जमीन से 0 पर है, ये ऐसी एक ये वाला एलिवेशन होगा, हर पॉइंट का एक अलग अलग एलिवेशन होगा। तो यहां पे सबसे पहला आता है आपका मैक्सिमम रिलीफ। मैक्सिमम रिलीफ ये है कि उस वोटरशेड में 2 पॉइंट ढूंढो जिसका मैक्सिमम एलिवेशन हो एच मैक्स माइनस एच लो, या एच मैक्सिमम लिखा देंगे, एच माइनस एच लो। एच का मतलब है वो पॉइंट जिसके सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है, और वो पॉइंट जिसका सबसे लो एलिवेशन, और होता है इससे भी नीचे एक एलिवेशन मिल जाए एच लो में, नीचे आउटलेट वाला ही जरूरी नहीं होता, ठीक, कोई भी हो सकता है। तो ये आपका कहलाता है मैक्सिमम रिलीफ, मतलब वोटरशेड के 2 पॉइंट के बीच में, जिनके बीच में मैक्सिमम वाटर डिफरेंस, मैक्सिमम आपका डिफरेंस होगा एलिवेशन, वो आपका मैक्सिमम रिलीफ हो गया, ठीक है। दूसरा आपका आता है मैक्सिमम बेसिन रिलीफ। देखो बेसिन रिलीफ का मतलब क्या है? बेसिन का मतलब है हम वोटरशेड की बात कर रहे हैं, वोटरशेड की बात करने के लिए ना हमें दो, देखो वोटरशेड की हम बात करते हैं, ये रहा सर, ये रहा,
जब मैं वोटरशेड की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए 2 पॉइंट बहुत मेन है, क्योंकि पानी आपका ऊपर से नीचे आएगा। एक तो जो आउटलेट का पॉइंट है वो बहुत मेन है, तो मैं आउटलेट का एलिवेशन और जो हाईएस्ट पॉइंट हो कोई भी, कि आप सब जगह का एलिवेशन लो, जो भी आपका हाईएस्ट पॉइंट है उसको मैं एच एच डिनोट कर रहा हूं। तो आपका बेसिन रिलीफ क्या था? बेसिन रिलीफ मेरा था हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। लेकिन ये हमारा काम नहीं चलता, हमें चाहिए होता है मैक्सिमम बेसिन रिलीफ, ठीक है ना, सॉरी, हाँ ये था मैक्सिमम रिलीफ, ये था आपका मैक्सिमम रिलीफ। हमें चाहिए होता है बेसिन का, जब भी बेसिन बढ़ाया है ना, मैक्सिमम बेसिन, मतलब वोटरशेड की बात कर रहे हैं, तो वोटरशेड की बात करने का मतलब है कि वो हाईएस्ट पॉइंट माइनस जो आउटलेट पॉइंट है उसके बीच की बात कर रहा है। आप समझ रहे हो? क्योंकि हमें हाईएस्ट लोएस्ट से मतलब नहीं है, हमें पता कि पानी हाईएस्ट पॉइंट से आउटलेट पर आएगा, आउटलेट से ये धारा में मिल जाएगा, तो हमें आउटलेट और इसके मतलब बहुत मेन होता है। तो यही आपका होता है मैक्सिमम रिलीफ, हाईएस्ट पॉइंट और आउटलेट पॉइंट का एलिवेशन डिफरेंस, ठीक है। फिर आपका आता है रिलीफ रेशियो। रिलीफ रेशियो सिंपल है, जो भी हम डेफिनेशन देंगे ना वो सब मैक्सिमम बेसिन रिलीफ पर ही देंगे। तो रिलीफ रेशियो समझो स्लोप, ये देखो आपका पानी इन दोनों के बीच में आया, ये मान लो बेसिन की लेंथ है जहां से धारा बह रही थी ये, तो स्लोप क्या होती है सर? स्लोप अगर आप लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज एच एच माइनस एच नोट डिवाइड बाई दिस लेंथ, तो यही आपका रिलीफ रेशियो एक स्लोप ही है, तो ये कहलाती है, ये एच एच माइनस एच नो को हमने डिफाइन कर रखा मैक्सिमम बेसिन रिलीफ, मैक्सिमम बेसिन रिलीफ डिवाइड बाई बेसिन लेंथ। बहुत बच्चों वाली चीजें, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, अभी मैं याद भी करा दूंगा। फिर आपका आता है रिलेटिव रिलीफ। रिलेटिव रिलीफ क्या था? जैसे ये क्या दिखा रहा है? स्लोप, कि आपका पानी यहां से आया, कितनी लेंथ उसने ट्रेवल करी, ठीक है। ये आपका दिखाता है कि पानी आपका यहां से आया, इन दोनों का डिफरेंस, यानी एच एच माइनस एच नोट, यानी ऊपर मैक्सिमम बेसिन रिलीफ आया, डिवाइड बाई वोटरशेड का पेरीमीटर, कि मतलब अगर वो पानी यहां से यहां पूरा ट्रेवल करता और यहां से ट्रेवल करता, उसमें कितना कंपेरिजन है, रिलेटिव रिलीफ कितना है, डिवाइड पेरीमीटर। तो ये आपके 4 फॉर्मूले आपके होते हैं, अगर आपको समझना है तो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं। सर ये वोटरशेड बनाओ, ये सर ये आउटलेट का एलिवेशन ले लो, मान लो जमीन है, सर ये एच नोट आउटलेट का एलिवेशन है, एच एच सर ये हाईएस्ट पॉइंट का एलिवेशन है, ठीक है, दे दिया। सबसे पहले मेन मतलब होता है मैक्सिमम बेसिन रिलीफ से, तो वो यही होता है हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट माइनस हाइट ऑफ आउटलेट, सर ये डेटा मैक्सिमम बेसिन रिलीफ, बच्चों वाली चीज है। सर मैक्सिमम बेसिन रिलीफ आपका ये रहा। अगर आप ये बेसिन लेंथ अगर आप देखोगे तो ये अगर आपको निकालनी है स्लोप, एक आप स्लोप निकालोगे, अगर आप निकालोगे रिलेटिव रिलीफ। रिलेटिव का मतलब है कि वो कंपेयर कर रहा है, स्लोप का मतलब है सिंपल स्लोप, इन दोनों पॉइंट का डेफिनेशन डिवाइड बाई ये से कितनी लेंथ ट्रेवल करी, यही तो होता है स्लोप आपका, ये लेट्स सी स्लोप। तो एच एच माइनस एच नोट डिवाइड बाई दैट इज दिस, तो ये आपका मैक्सिमम बेसिन रिलीफ डिवाइड बाई बेसिन लेंथ, ठीक है। रिलेटिव रिलीफ क्या है? रिलेटिव रिलीफ है कि ये आपका डिफरेंस एच एच माइनस एच नोट, अगर ये पानी यहां से ना आगे पूरा ट्रेवल करके आता पेरीमीटर से, तो पेरीमीटर कंपेरिजन, रिलेटिव रिलीफ पेरीमीटर कंपेरिजन में निकलता है, स्लोप आपकी बेसिन लेंथ की कंपेरिजन में निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही सब इसमें डिफाइन कर रखा है, ये रहा सब। मैक्सिमम रिलीफ तो मैंने बताया एच एच माइनस एच एल होता है, इसका कोई यूज नहीं होता हाँ ज्यादा, हमें मैक्सिमम बेसिन रिलीफ से मतलब, बेसिन का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट लो और आउटलेट का पॉइंट, आउटलेट का पॉइंट बहुत मेन है हमारे लिए, एच एच माइनस एच आउटलेट। फिर रिलीफ रेशियो क्या है? इसी को स्लोप बोल रहे हैं, मैक्सिमम बेसिन रिलीफ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द मेन स्ट्रीम, कि जिस लेंथ से पानी से आएगा, या फिर बेसिन लेंथ, इसको लेंथ ऑफ द मेन स्ट्रीम बोल लो या बेसिन लेंथ बोल लो, जितना उसे पानी ट्रेवल करा डिवाइड बाय उनके बीच में पानी में डिफरेंस कितना है, हेड वर्सेस लेंथ, तो ये आपका स्लोप ही होगा, तो इसी को रिलीफ रेशियो बोलते हैं। ये आजकल स्लोप नहीं पूछता है रिलीफ रेशियो, तो रेशियो समझ लो एक तरह का स्लोप ही है। रिलेटिव रिलीफ समझ लो कि पानी यहां से आ रहा था, कंपेरिजन अगर पानी यहां से आया था, तो मैक्सिमम बेसिन रिलीफ डिवाइड बाय बेसिन पैरामीटर, ये रहा। एक पूछता है ड्रेनेज डेंसिटी, हमने ड्रेनेज डेंसिटी पढ़ा था, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रीम डिवाइड बाय टोटल एरिया। मान लो आपका ये है, ये एक स्ट्रीम यहां पर आ रही है, एक स्ट्रीम यहां पे आ रही है, एक स्ट्रीम यहां पे आ रही है, एक स्ट्रीम यहां पे आ रही है, ये इन सब की लेंथ ऐड करो, L1 L2 सबकी, तो ये आपको होता है टोटल लेंथ ऑफ द होल स्ट्रीम डिवाइड बाय टोटल एरिया, तो आपका ये ड्रेनेज डेंसिटी दिखाता है। एक आपका होता है रगड़नेस नंबर, रगड़नेस नंबर, मैं हमेशा बोलता हूं रगड़नेस नंबर को कैसे याद करना है? रगड़ा लगा है, रगड़ा, रगड़ा किसका लगा है? हड्डी का, हड्डी का रगड़ा, तो हड्डी मतलब एच और डी डी मतलब ड्रेनेज डेंसिटी, ये तो एच इंटू डी डी ही आपका रगड़नेस नंबर है। क्या है? एच इंटू डी डी। ये एच क्या है? ये बेसिन रिलीफ ही है, बेसिन रिलीफ जो भी हमने पढ़ा ना, हम बेसिन रिलीफ को ऐसे दिखाते हैं, हम ऐसे करते हैं एच एल एच आई एच माइनस एच आउटलेट, ऐसे करके, ये आपका मैक्सिमम बेसिन रिलीफ ही है। तो हड्डी का रगड़ा लगा है, मैक्सिमम बेसिन रिलीफ इंटू ड्रेनेज डेंसिटी, आपका रगड़नेस नंबर है, बेसिन रिलीफ। और ये कुछ लोग ऐसे याद कर रहे हैं रगड़नेस मतलब बीड़ी, आप पढ़ते हो बीड़ी भी, तो बीड़ी रखते हो उसको रगड़ा लगा था जिंदगी भर,
झगड़ा किसका लगाया था? कैंसर का। तो बीडी मतलब बेसिन रिलीफ और डी मतलब ड्रेनेज डेंसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही मेरे को रगड़ने से मिलेगा। याद करने की ट्रिक है, ऑलरेडी पिछली क्लास में पूरा डिस्कस कर चुका था। तो चाहे हड्डी से याद करो चाहे बीडी से याद करो, याद तो करना ही है। ठीक है, अब सबसे मेन पागल, मतलब ये अब क्या आपको आपको ना ये पढ़ना है वर्डशेट डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन से सन में आया है ना। सन से मेन है कि उसका सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 4 वर्डशेट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल देगा, कौन सा वर्डशेट डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है पहला क्वेश्चन, कौन सा वर्डशेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, कौन सा पहले आया कौन सा लास्ट में आया, और एक दो का डायरेक्ट सन पूछता है। इसको याद करने में ही हालत खराब हो जाती है। पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैंने ट्रिक बनाई है, देखो ट्रिक पहले दिखाया था, क्योंकि ये वीडियो छोड़ के मत चले, या ना ये 3-4 नंबर आपको देके जाएगी ये वीडियो। ये ट्रिक है, ये ट्रिक जिसने पूरा बस एक पेज ये पढ़ लो, ये वाला ये ट्रिक का, और ये सबके सन है। यहां बता रखिए कि सर ने डैम रोका था, पानी आया, सूखा पड़ा घाट पर, पूरी अभी ट्रिक याद कराऊंगा, लेकिन ये वीडियो बनेगी लंबी क्योंकि ये वीडियो बहुत मेन है। ठीक है, कहां पढ़ते हैं हम? यहां पढ़ते। अब देखो होता क्या है, आप ट्रिक से ही करते हैं हम याद, ताकि ना हर एक चीज बिल्कुल क्लियर कट माइंड में रहे। ठीक है, देखो हो क्या रहा था, एक वाराणसी, ऐसे समझो कि वाराणसी के घाट, ऐसे समझो एक थोड़ा सा हम ना एक स्टोरी से याद करेंगे। वाराणसी घाट पे देख रहे हो, ये मैं बनाता हूँ वाराणसी शहर, ये यहाँ बनाता हूँ घाट, ये हमने एक घाट बनाया, यहाँ पे लोग आते हैं, ये लोग आए यहाँ पे रहते हैं, ये घाट बनाया हमने। अब ना यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा तेज से पानी से बारिश हो रही थी, आप समझ रहे हो, भयंकर तूफान आ रखा है, बारिशें हो रही है। ये यहाँ पे एक डैम बना रखा है हमने। डैम क्या करता है, ये डैम समझ रहे हो, पानी रोक के रखता है ये डैम। ये पानी बारिश है, पानी को रोक के रखे, ये गांव में नहीं आना देगा बेचारों को। एक गांव है, ये मेरा गांव है एक बेचारे का। ठीक है, तो सर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ये डैम है। आपको 3 चीज याद करनी है, वाराणसी के घाट है, वहां के मूसलाधार बारिश आई, और बारिश का पानी डैम ने रोक रखा है सर, डैम ने। और इतनी बारिश तेज है कि डैम टूट गया। क्या हो गया? डैम टूट गया। ये वर्षा डेवलपमेंट स्कीम कौन बढ़ा रहे हैं? सागर सर। तो मेरा नाम याद भी रखना सर। क्या है? तो जब डैम टूटा, अब यहां से कहानी स्टार्ट है, डैम टूट चुका है, यहां से कहानी स्टार्ट है। तो सब लोग किसके पास गए? सर के पास गए। समझ में आ गया? सर यहां बनाते हैं, आपको एक दो बना के ना, वाराणसी का घाट बनाया, घाट यहाँ लोग बैठे थे सर, यहाँ डैम बना हुआ था। ये डैम ऐसा देख रहे हो, डैम देखो पानी इसके पीछे स्टोर हो रहा है, रुक रहा है, ये हमने डैम बना रखा है। ये डैम टूट गया, एक क्रैक आ गया इसमें, पानी अब यहाँ से अब आ गया। तो सब लोग सागर सर के पास चले गए। ये कहानी याद नहीं रही तो 2-3 क्वेश्चन भूल जाओगे, ये कहानी याद करनी पड़ेगी। फिर सर ने क्या करा? सर ने डैम्स रिपेयर कराए, डैम्स। अब सर के बाद गए, अब हमें क्या करना? सर लगा हम डैम रिपेयर कराना है, सर ने डैम्स रिपेयर कराए। ठीक है, तो सर बहुत मेन है, डैम्स बहुत मेन वर्ड है, और रिपेयर बहुत की वर्ड है। सर ने डैम्स रिपेयर कराए। जैसी सर ने डैम रिपेयर कराया, डैम रिपेयर होने से क्या होगा? सर पानी यहीं पे इकट्ठा हो गया, पानी आगे नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब यहां पे बढ़ गया सूखा, भाई पानी नहीं आ रहा आगे, डैम रिपेयर हो गया, पानी यहीं पे स्टोर हो रहा है, तो क्या पड़ गया सर? सूखा। फिर पड़ गया सूखा, ड्रॉट। ड्रॉट का बोलते हैं सूखा। उस सूखे के कारण क्या हुआ? रेगिस्तान डेवलपमेंट, ये पूरा वाराणसी घाट रेगिस्तान बन गया। तो सूखे से बन गया डेजर्ट, रेगिस्तान। सूखा हिट हो गया और उससे क्या बन गया? सूखे से रेगिस्तान, डेजर्ट बन गया, डेजर्ट, डेजर्ट बन गया। ठीक है, आपने सागर सर ने डैम रिपेयर कराए, जैसे ही डैम रिपेयर कराए अब पानी आ नहीं रहा, तो सूखे से बन गया रेगिस्तान। अच्छा, जैसे ही रेगिस्तान बना, रेगिस्तान में इकट्ठा होने लगे कचरा। क्या होने लगे? कचरा, वेस्ट। भाई रेगिस्तान बना, रेगिस्तान में लोग अब वो कचरा फेंक रहे हैं, पानी वानी है नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो आपको कचरा बन गया। जैसी कचरा बना, ये याद रहेगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट आपका है नहीं। जैसे आप कचरा बना, वैसी लोगों ने प्रार्थना करी कि बारिश हो जाए, भगवान ऐसा करो, ये पानी छोड़ो, एक बहुत बढ़िया बारिश करा दो यहीं पर। तो हो गई रेन, बारिश। बारिश होने से आपकी आई हरियाली, हरियाली। वो हरियाली आने से फिर से बारिश हुई, एक रेन। मतलब रेन जो होती है, रेन फिर हरियाली फिर बारिश। ये जो ये समझ गया सीक्वेंस, वो सबको समझ जाएगा, अभी याद करने की ट्रिक समझ जाएगा पूरी। अब देखो यहां पर, देखो सर ने, मेरे को बता दो, सर बारिश पड़ी हुई थी, सर ने डैम्स रिपेयर कराए, डैम्स रिपेयर करवाए। हम वो चल लगेगा जिनका यूज नहीं है, सर ने डैम्स रिपेयर करवाए। जैसे ही डैम्स रिपेयर कराए तो बढ़ गया सूखा, ड्रॉट, ड्रॉट पड़ गया। ड्रॉट से क्या बना सर? रेगिस्तान बना।
डेजर्ट, रेगिस्तान बन गया। रेगिस्तान में बनने से लोगों का कचरा वहीं इकट्ठा होने लगे, कचरा, वेस्ट। सर कचरा इकट्ठा होने लगा, इकट्ठा होने लगा। जब कचरा इकट्ठा होने लगा तो फिर आई आपकी बारिश, बारिश से आपकी आई हरियाली। जब बारिश आई, बारिश से चारों को झूम उठा, पेड़ पेड़ उगे हमारे, हरियाली आई, अब लोगों को पेड़ों को पानी मिल रहा है, हरियाली आई, फिर सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब रेन आई, हरियाली आई, फिर से रेन आएगी, सब कुछ चंगा जी, ठीक है। अब देखो सर का मतलब क्या है। सर का सबसे पहले इंडिया में आपकी सोल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च होती है। अभी हम पूरा डिस्कस करूंगा पूरा यहां पर क्या होती है। सर का मतलब है सोयल कंजर्वेशन रिसर्च। ये आपकी हुई थी 1933 से 1934 में। ये सबसे पहले, आजादी से पहले भी। सर किसने करी थी? सागर सर ने। मेरे नाम से याद रहेगा, मेरा नाम सागर है। सर ने क्या करा 1934 से सोयल कंजर्वेशन रिसर्च स्टार्ट करी। सोयल कंजर्वेशन रिसर्च कब होती है? 1933 में होती है। अच्छा, फिर आपका होता है दामोदर वैली में। देखो डैम का मतलब है दामोदर वैली। दामोदर वैली में ना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है। ये आपका होता है 1949 से 1950 में, ठीक है। तो ये पूछे जाता है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दामोदर वैली में कब हुआ था? ये 1949 से 1950 में हुआ था, ठीक है। फिर जैसे ही 1950 में ये आपका हुआ, तो पहले आपको 1933 में ये हमने स्थापना करी। फिर हमने आपका दामोदर वैली में आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करा, किसके लिए? सोल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट फॉर सोल। आप समझ रहे हो कि कैसे आपका सोल एंड वाटर डेवलपमेंट हो रहा है। फिर यहां पे क्या था, जैसे ही हम आए ना, देखो ये दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड, यहां पे आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना आ रखी थी, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो यहां पे ना जो रिजर्वायर था उनको बहुत थ्रेट था, रिजर्वायर को क्या था? थ्रेट था। अभी ये याद रहेंगी, रुक जाओ अभी। तो रिजर्वायर को थ्रेट के लिए, रिपेयर का मतलब होता है रिजर्वायर, तो रिजर्वायर के थ्रेट के लिए योजना आपकी आई, वो आपकी आई थी थर्ड 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान, उसका सन आपका था 1961 से 1964, ये रहा, ठीक है। फिर आपका बड़ा सूखा, सूखा कब पड़ता है? 1969 से 1974 में। बहुत आसान है याद करना, अभी रुक जाओ, हमें सबके सन याद भी नहीं करने, बहुत आसान है। आपका सूखा पड़ जाएगा, आपको पड़ रहा है 1933-34 हुआ, फिर 1950 में ये हुआ, फिर आपका इन दोनों के बीच आपको बस ड्रॉट वाला बहुत याद करना है कि 1969 में स्टार्ट हुआ था, 1974 में खत्म हुआ था, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आपका ये पड़ता है रिपेयर। क्या हमें इसका सन कभी नहीं पूछते, मेरे पूछते कौन सी पंचवर्षीय योजना बढ़ा? थर्ड 5 ईयर प्लान में, जो रिजर्वायर को थ्रेट पड़ा था, ठीक है। फिर रेगिस्तान बने इसके तुरंत बाद 1974, 1970-78 में रेगिस्तान बन गए। ये रेगिस्तान के बाद बना कचरा, कचरा के बाद आई बारिश, बारिश के बाद आई हरियाली, हरियाली के बाद फिर रेन। ये हमें जो ये वाली रेन है ना, पहली वाली बारिश, उसका बिल्कुल याद करके आना है एग्जैक्ट कि 1991 में आपका बना था, आपका 1991 में बना था आपका ये रेनफेड एरिया के लिए नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनिफाइड एरियाज, रेनिफाइड, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया, मतलब बारिश वाले इलाकों में वाटरशेड डेवलपमेंट करने के लिए 1991 में आपका ये बना था। रेन से पहले ना 2 डब्ल्यू है, एक तो वेस्ट, जैसे ही 1991 में आया ऐसी वेस्ट आया था 1989-90 में ये, और उससे पहले एक और डब्ल्यू है वाटर पॉलिसी, वो आपकी आई थी 1987। अभी सबको याद रहेगा, देखते जाओ। हरियाली इसके बाद आई 2003 में ये, और फिर एक बार और फिर रेनफेड अथॉरिटी बन गई 2006 में। ये पूरा एक सीक्वेंस है याद करने का, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा मोटा याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है सर? सबसे पहले होती है सोयल कंजर्वेशन रिसर्च होती है भारत में 1933-34 में। तो सर ने डैम रिपेयर करा है, तो सबसे पहले रिसर्च हुई। फिर सबने कहा कि भाई डैम में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करो दामोदर वैली में। तो जस्ट आजादी 1947 से जारी हुई थी, उसके 2 साल बाद ही 1949-1950 में हमने दामोदर वैली में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, दोनों कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन दोनों मेन है, हमें याद करके जाने हैं, ठीक है। फिर आपका जब ये हो गया, सर ने जब डैम रिपेयर कर, सर ने डैम जब रिपेयर करा लिए, फिर आपका आया कि भाई आपको जो रिजर्वायर थे ना उनको थ्रेट होने लगा। तो फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आई और सोल कंजर्वेशन ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट टू थ्रेट्स ऑफ मेजर रिजर्वायर। रिजर्वायर के प्रोटेक्शन में जो आपकी आई थी, कौन सी पंचवर्षीय में योजना कर दी? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे याद करना, थर्ड में। तो ये आपका जो आया था ये थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था, इसका सन याद नहीं करना हमें, थर्ड 5 ईयर प्लान ये रहा। तो पहला आपका सोयल कंजर्वेशन रिसर्च है, फिर दामोदर वैली में आपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करा, फिर जैसे दामोदर वैली में करा आपका, फिर आपके रिजर्वायर को थ्रेट होने लगा रिवर वैली में, तो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका ये आया, ठीक है। फिर आपका है ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो सूखा बढ़ा था, ड्रोट DPAP, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये सबसे मेन है। ये ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम आया था 1969, इसमें अलग अलग सन दे रखा है, आर सुरेश में अलग सन है, ऑनलाइन अलग सन है। यहां से हमारी मेन कहानी स्टार्ट है, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम।
ए माइकल जाओगे, वहां लिखा 1969 से 1974, ए एम माइकल टीपी हो जा में, ए एम माइकल टीपी हो जा। यही अगर ऑनलाइन जाओगे, जितनी भी आप भारतीय गवर्नमेंट की साइट पढ़ लो, उन्होंने क्लियर लिखा 1973 से 1974। तो ये हमें याद करना है, दोनों 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 के दोनों हमें ये मेहनत करें 1974 पे खत्म है, 1974 में। ऑनलाइन अगर हमें दे दिया पेपर में 1973-74, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ए एम माइकल टीपी हो जा में लिखा ही है, दो ऑनलाइन यही हर जगह यूज कर रखा है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973-74 में यूज होता है, ठीक है। हमें दोनों हमें याद करके आने हैं। आपको पता है सूखा पड़ा, जैसे सूखा पड़ा, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आप लेकर आई। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लेकर आई थी सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में प्रबंधन के लिए, क्या भाई सूखे से प्रभावित क्षेत्र बहुत ज्यादा ना हो, तो ये लेकर आई ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है। फिर ड्रॉट कहां पर बढ़ा सर, सूखा कहां पर बढ़ा, घाट पर वाराणसी के। अगर आप देखोगे ये ट्रिक, देखो ये ट्रिक अगर आपको याद नहीं हुई, सर ने डैम रिपेयर कराए, जैसे ही डैम रिपेयर कराए फिर सूखा पड़ गया, जैसे सूखा पड़ा, सूखा कहां पड़ा, वाराणसी घाट पर। तो ये 1974 में आपको 1969-74 में आया था, घाट में 1975 में आया था, ठीक है। अभी चीज याद रहेंगी, मैं सब चीज रटवा दूंगा। इसमें ऐसा क्या है, ये ड्रॉट जैसे सूखा पड़ा, सूखा कहां पे पड़ा था, घाट पर। तो वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया, 1975-76 में, ठीक है। फिर आपका जैसे आपका सूखा पड़ा, सूखे से क्या बना, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का बना, रेगिस्तान का फिर आया डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ये नाम बड़े पूछे आते हैं, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, फिर डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आया था 1969-1974 में। ऑनलाइन हमें याद करना है 1973 से 1974, ठीक है। ये है सूखे से प्रभावित, सूखा पड़ गया, सूखा कहां पड़ा, घाट पर। तो घाट जब इसके एक साल बाद 1975-76 में, अच्छा। ये फिर डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसके एक साल बाद आया 1977-78 में। क्या भाई सूखा पड़ा है घाट पर, फिर आपका रेगिस्तान बन गया। फिर रेगिस्तान से बना आपका कचरा, क्या बना, कचरा, वेस्ट, वेस्ट। फिर जो कचरा बना, फिर लोगों ने प्रयत्न किया कि बारिश हो जाए, बारिश, रेनफेड एरिया। बारिश होने से क्या है, हरियाली, हरियाली, हरियाली के बाद फिर एक और बारिश हुई, इसको बोलते हैं रेनफेड अथॉरिटी, ठीक है। तो जब आपको ये माने, अब यहां पे डायरेक्ट आ जाओ, बारिश आई, बारिश कब आई थी, 1991 में। मोटा मोटा हमें याद करना है। यहां पे आपका बना था सबसे मेन, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया, बारिश वाले इलाकों में करने के लिए 1991 में बना। ये बारिश से पहले ना 2 डब्ल्यू है, एक तो आगे कचरा, वेस्ट, रेगिस्तान से बनता हुआ आ रहा था, तो इसका सन जब इससे पहले 1989 से 1990, ये। और उससे पहले एक और है वाटर पॉलिसी, तब तक हम वाटर पॉलिसी को भी एक्सेप्ट कर सकते थे 1987 में। तो आपको ऐसे याद करना कि बारिश आई थी उससे पहले 2 डब्ल्यू है, एक वेस्ट वाला डब्ल्यू है, वेस्ट वाला इससे पहले आया था, और जो वाटर पॉलिसी थी वो इससे पहले आई थी। सन भी याद रहेगा, 1991 है, ये 1989, 1990 और 1987। अच्छा, इसके बाद हरियाली आई। हरियाली का भाई जब आपकी ये 2003 में इलेक्शन हो रहे थे इंडिया में, 2003 में ये, और फिर आपकी रेनफेड अथॉरिटी बनी, वो कब बनी, 2006 में। तो ये आपको पूरा सीक्वेंस आपको याद रहेगा, ऐसा कोई इसमें कठिन नहीं है, अभी पूरा मैं याद भी करा दूंगा। तो ड्रॉट प्लेन एरिया प्रोग्राम कब आया, ये आपको 1969 से 1974 में आया। फिर कि कहां पर आया था, घाट में 1975 में। फिर आपका डेजर्ट, रेगिस्तान हो गया, तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, डीडीपी। इसका काम था मरुस्थलीकरण को कम करना, कि हम भाई डेजर्ट नहीं बनने देंगे, तो कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन टू डेवलप द हार्डनेस लैंड। तो इसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के टोटल 131 लोग और 21 डिस्ट्रिक्ट में करा गया। इतना एरिया प्रभावित था, इतना याद नहीं करना हमें, ठीक है। फिर आपका ये आपका फिर जैसे आपकी वाटर पॉलिसी आई थी 1987 में, उस समय आपका वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो इसमें पूछा जाता है कि मिनिमम लैंड कितना लगेगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, उन लैंड को, बहुत लोग ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रखे थे, तो जितने मिनिमम 25% एरिया में अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो तो उसको वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए माना गया। तो पूछा जाता है कभी 25% आपको मेन याद करना है कि 25% मिनिमम लैंड एरिया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ठीक है, सब चीजें याद रहेंगी। फिर आपका है ये नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया 1991 में। तो भारत सरकार ने 1991 में 99 डिस्ट्रिक्ट में आपका लॉन्च करा था। आप आर्ट्स रिच पढ़ोगे, उन्होंने लिखा 1990-91, ऑनलाइन भी 1990-91 ही लिखा है। तो ये कम्युनिटी बेस्ड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये सबसे मेन था। ये कैसा था, ये कम्युनिटी बेस्ड था, ये सिंगल बेस्ड था, ये सबसे मेन है हमारे इतिहास में। नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया 1991 में लॉन्च हुआ और कम्युनिटी बेस्ड आपका था ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेन आया हरियाली। देखो अब ये याद करने की ट्रिक, मैं आपको ये याद, ये सबसे मेन है हमारी टेबल, जिसने ये टेबल समझ ली। सबसे पहले क्या आया, सोइल कंजर्वेशन रिसर्च आया 1933 में, ये रहा। फिर आपका है दामोदर वैली होस्टर वैली को सर ने डैम रिपेयर कराया, सर ने डैम रिपेयर करवाए। जैसे डैम रिपेयर करवाए सूखा पड़ गया, ड्रॉट, ड्रॉट कहां पड़ा, घाट पे, ड्रॉट पड़ गया घाट पर, घाट
GHAT। जैसी सूखा बढ़ा उससे रेगिस्तान बन गया, रेगिस्तान बना, रेगिस्तान बन गया। सुनते हैं ना आप, जैसे ही रेगिस्तान आपका बना, अब आपका डेजर्ट बन चुका है। रेगिस्तान में क्या होगा? कचरा, कचरा। फिर कचरा जैसी बना तो लोगों ने प्रार्थना करी, अब भाई कचरा एक लिमिट होती है कि इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर आप क्या ही रेन, बारिश। बस आपको ध्यान रखना है कि रेन से पहले 2 डब्लू है, एक वेस्ट वाला, एक और डब्लू यहाँ पे लिख लो याद करने के लिए। फिर आपकी हरियाली, और एक बार फिर रेन हो जाती है, मतलब रेन सीक्वेंस में चल रही है, रेन की हरियाली फिर रेन, ये ट्रिक हो गई। थर्ड वाले देखो सर, सर क्या है? सॉल्ट वाटर कंजर्वेशन रिसर्च का, 1933 में। फिर क्या करे? डैम रिपेयर करा। डैम का मतलब है दामोदर वैली, डैम दामोदर। दामोदर वैली में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कब? 1949-50 में। तो सर 1933-34 था, ये 1949-50 है, ठीक है। रिपेयर का मतलब क्या है? ये रिजर्वायर को थ्रेट हो रहा था, रिवर वैली में ना, आर से रिवर है और रिजर्वायर को ही थ्रेट था। तो फिर आपका ये आया रिजर्वायर वाला, तो आपका ये आता थर्ड पंचवर्षीय योजना में। ये मैंने लिखा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फिर भी ये याद रखना है, ठीक है। फिर आपका है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये सबसे मेन है। क्या हमें सूखा पड़ा था? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। अगर आप पढ़ोगे AMI का उन्होंने लिखा, इसका सन भी हमें याद करें, इसी का मेन सन याद करके चलो, इसका और एक इसका, इन दोनों का हमें सन याद करके आना, बाकी किसी का सन चाहे याद करो या मत करो। ये रहा। तो ये आपका आया था 1969 से 1974 में। काम किया था सूखे प्रभावित क्षेत्र में काम करना, और ऑनलाइन जाओगे तो 1973 से 1974। तो ये सूखा पड़ा, ये क्लियर हो गया। सर ये मेरा सूखा पड़ा, तो सर ने डैम रिपेयर कराए। रिपेयर का मतलब क्या था? वो थर्ड पंचवर्षीय में पूछा जाता है कि थर्ड पंचवर्षीय योजना में कौन सी पंचवर्षीय योजना में रिजर्वायर को थ्रेट था? थर्ड पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि देख भी रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर रिपेयर कराए। फिर सर सूखा पड़ा, ड्रॉट पड़ी। ड्रॉट पड़ा तो ड्रॉट पड़ने का नाम आया, कब आया? 1969-74 AMI कल, और ऑनलाइन जाओगे तो 1973-74। याद करो 1974 में खत्म हो गया था। बस ये बहुत बहुत मेन है, ये बहुत ज्यादा मेन। अच्छा, फिर आपका सूखा कहां पड़ा? घाट पर। तो घाट का पड़ा 1975, एक साल बाद ही दिख रहा है, तो घाट आपका यह है। फिर घाट के बाद जैसे ही सूखा बढ़ गया घाट पे, वो आपका रेगिस्तान बन गया। सर ने 10 बार लिखूंगा ये, सर ने डैम रिपेयर करवाए, रिपेयर करवाए। जैसे ही सर ने डैम रिपेयर, तो डैम रिपेयर होकर पानी नहीं आ सकता, पड़ गया सूखा। सर सूखा कहां पड़ा? घाट पर। जैसे सूखा पड़ा पर सर बन गया रेगिस्तान, रेगिस्तान। तो जैसे रेगिस्तान बना उसके बाद आया कचरा, जैसे कचरा करा उसके बाद आई बारिश, रेन। रेन से पहले 2 डब्लू, एक कचरा वाला कपड़ू, एक वाटर पॉलिसी वाला कपड़ू। रेन के बाद हरियाली है, हरियाली के बाद फिर रेन है, यही ट्रिक है। तो घाट कब आया? 1975-76 में, ठीक है। फिर डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि मरुस्थलीकरण बहुत हो रहे हैं, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आई। ये आपका देख रहे हो, ये 75-76 में यह है, 1778 में यह है, 1778 में, ठीक है। फिर डायरेक्ट आपका यहां पे आ जाओ बारिश में। क्या आपको पता बारिश से पहले 2 डब्लू है मेरे, ये 2 डब्लू। एक है आपका इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेस्ट कचरा वाला, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बहुत पूछा था, कब आया था? ये देखो 1991 में आया। अब क्या ट्रिक करने की याद बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम पहुंच गए थे वेस्टर्न घाट और डिजर्ट डेवलपमेंट, ये आपका पूरा ही याद हो गया होगा, ये वाला। अब आप जरा आ जाओ रेन। रेन कब आई थी? 1991 में, बस ये ध्यान रखो, बारिश। तो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, NWDPR है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम नहीं है, ध्यान रखना, फॉर रेनफेड एरियाज। इससे पहले 2 डब्लू है, एक है आपका वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट, ये था ना प्रोग्राम है। अभी मैं पूरा पढ़ूंगा। वाटरशेड डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड वाटर पॉलिसी है। तो वाटर पॉलिसी कब आई थी? 1987 में। और ये आपका जस्ट 1991 है ना, तो 1990 में कचरा खत्म होता है, 1 साल पहले ही। तो मतलब 1989 से 1990 ये रहा होगा, और 2 साल पहले वाटर पॉलिसी आई थी 1987 में, ये रहा। फिर पता है गवर्नमेंट ने करा क्या था? जो ये आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था ना, इसी को मर्ज करके हम हरियाली गाइडलाइन ले आए थे। तो हरियाली गाइडलाइन इसी जो वेस्टर्न जो कचरा वाला प्रोग्राम था यहीं से आई थी 2003 में, ठीक है। फिर 2006 में आई नेशनल रेनफोर्ड रेरा अथॉरिटी, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, NRA 2006 में आई। तो आपको ये सीक्वेंस पूरा याद रहेगा कि हाँ भाई बारिश है, बारिश से पहले 2 डब्लू है। तो ये 1991 में अगर, तो 1 साल पहले चले 1990 खत्म हुई है, तो दो वर्ष चला था वेस्टलैंड वाला, और इससे पहले 1987 में ये आई थी, वाटर पॉलिसी आई थी, ठीक है, ये रहा। अच्छा, फिर ये पूछा जाता है कि अब ये पूछा था कि कौन सी संस्था जो होता है इसको कंट्रोल करती है ना। तो ये ध्यान रखो कि मैक्सिमम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है। तो ड्रॉट एनर का था, उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने करा था। जो डिजर्ट वाला था उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने करा था। जो वेस्टलैंड वाला था इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने करा था। सुनते हैं क्वेश्चन के क्या आते हैं। हरियाली गाइडलाइन जो थी वेस्टलैंड को मर्ज करके ही बनाई गई थी 2003 में, तो ये भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने करा था। ये रहा, हो गया। एक आपकी आई थी हरियाली के साथ, एक और आई थी जन वर्षा, लिख लो यहाँ पे, वर्षा जन सहभाग्यता, जन सहभाग्यता। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लेके आई थी। देखो रूरल एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री में ये कि रूरल और डेवलपमेंट का वो डेवलपमेंट करेगी, तो हरियाली गाइडलाइन आएगी। ये क्या है? वर्षा क्या है? जन, ये जन की भागीदारी, मतलब
ये प्रोत्साहन करिए कि लोग इसमें भागीदार करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बहुत बार पूछा गया है कि वर्षा कौन लेकर आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और हरियाली कौन लेकर आया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। ये क्लियर हो गया। बाकी सब आपको दिख रहा है, ड्रॉट वाटर कौन लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। डिजर्ट कौन लेगा, जितनी भी रेगिस्तान वाली है ना, चाहे सूखा, रेगिस्तान, हरियाली, ये सब रूरल एंड डेवलपमेंट वाली अथॉरिटी लेकर आई है। जो वर्षा वाली गाइडलाइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लेकर आई थी। ये बिल्कुल क्लियर कट याद रखना। हो गया। अच्छा, ये NWDPRA कब आई, 1991 में। कितने डिस्ट्रिक्ट आई थी, 99 डिस्ट्रिक्ट आई थी। इससे पहले दो डब्ल्यू है। एक है इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, IWDP, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक और आपका होता है IWDP की फॉर्म एक और होती है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोग्राम है। तो जब भी वेस्ट आएगा तो वो वेस्टलैंड वाला प्रोग्राम होता है, वाटरशेड वाला प्रोजेक्ट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वाटरशेड प्रोजेक्ट आपका कब आया था, अगर आप देखोगे तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ना अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है। तो जब आपका वेस्टलैंड आया था 1990-91 में, तो अगर आप ये जाओगे ना, यहीं के आसपास लिख लो कि IWPP है वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यहीं पर आपका IWDP मतलब इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी आया था। तो इसका मैं सन याद नहीं करना, क्योंकि AM माइकल में लिखा है इन दोनों के बीच में 1990 से 1991 में ये, और आर सीरीज में आपको उसमें लिखा है 1992 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आया था 1992 में। तो हमें इतना नहीं पढ़ना। तो अगर हमें यहाँ पे टिक बनाओ, सर ने, आप देखो सब चीजें लगेगी, डैम्स रिपेयर कराए, जैसे रिपेयर कराए तो क्या पड़ा सर, सूखा बढ़ गया, ड्रॉट। जैसे सूखा पड़ा तो उससे रेगिस्तान, डिजर्ट डेवलपमेंट हो गया, रेगिस्तान। रेगिस्तान हुआ तो कचरा हुआ, को 2 बार डब्ल्यू आएगा, ये कचरा। उसके पहले बारिश, बारिश से 2 बार डब्ल्यू है, फिर हरियाली है, फिर डब्ल्यू है। ठीक है, अगर आप देखो ना बारिश से पहले 3 बार डब्ल्यू, अगर रिजल्ट देखोगे तो सर सोयल कंजर्वेशन रिसर्च कब आया, 1933-34। ये रहा। डैम दामोदर वैली में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ वो आजादी के 1949-1950 में। ठीक है, फिर रिपेयर जो आपके रिवर वैली में जो आपके रिजर्वायर को खतरा था, वो आपको कब हुआ, आपको हुआ था वो थर्ड पंचवर्षीय, देख ला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय का सन याद नहीं करना हमें। ड्रॉट हमें बताया 1973 से 1974, ये लिखा ऑनलाइन, और AM माइकल लिखा 1969 से 1974। ये कौन सी अथॉरिटी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, रूरल एंड डेवलपमेंट। ये रहा। डिजर्ट भी आपका इसके बाद ही है 74, 1970, देखो 2 साथ आ जाएंगे रेगिस्तान में, 1978। ये भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ही करती है। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट बारिश आ जाओ। बारिश आपकी आई थी 1991 में, NWDPRA, नेशनल वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज आया। उसके बाद आपके 3 डब्ल्यू में देखा है, तो एक वाटर पॉलिसी आई 1987 में, एक आपका है वेस्टलैंड वाला IWPP, IW इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और IWDP इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में बहुत डेफिनेशन है, कोई बोलता है 1992 में, कोई बोलता है 1990-91 में। ये रहा। तो ये आपको 1991 में आया था। इससे पहले एक जाओगे तो आपका वेस्टलैंड खत्म हो गया था 1990 में, तो ये आपका आया था 1989 में, 1990-1990 में, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसी को मर्ज करके सरकार ने हरियाली बना दी, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही करी थी। तो हरियाली आपके 2003 में, जब आप ये कांग्रेस और बीजेपी के इलेक्शन था, अटल बिहारी वाजपेयी के, फिर आपके रेनफेड अथॉरिटी, फिर से बारिश आपकी हुई, तो ये 2006 में आपकी बारिश की अथॉरिटी बन गई। तो ये हरियाली भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाली ही थी। ठीक है, फिर आपको एक और था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाला, वो थी वर्षा, जन सहभागिता, क्योंकि वो आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये ड्रॉट का हमें याद रखना है, 73-74 दोनों में था। इसका नाम है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। डिजर्ट वाले का नाम है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फिर वाटरशेड पॉलिसी है, ये नेशनल वाटरशेड पॉलिसी। फिर आपका है IWDP इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आए तो अगर आपका वेस्टलैंड आ रहा है तो इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड, तो ये प्रोग्राम आएगा। और इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो वाटरशेड में प्रोजेक्ट लगेगा, तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये R/1992 में लिखा है AM माइकल में। हमें इसका सन याद नहीं करना ज्यादा, सन कहीं पूछा नहीं गया, इसका सन बहुत बार पूछा गया है। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका था ये NWDPRA, है ना, ये बहुत मेन है आपका। ठीक है, तो ये बहुत पूछा गया है रेनफेड। और एक कोई ऐसा प्रोग्राम था, एक कम्युनिटी बेस्ड था, बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर नेशनल लेवल वाटरशेड को रेनफेड एरिया, बारिश वाले इलाकों में करने के। इससे पहले 3 डब्ल्यू है, एक कौन सा वेस्टलैंड वाला, वाटरशेड वाला, और वाटर पॉलिसी। फिर हरियाली यही है, हरियाली आपकी मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, और ये आपकी ये। तो अगर आपको इतना याद है, तो अगर आप ये देखोगे तो ये रहा। तो सोयल कंजर्वेशन 1933-34 में आई है, उन्होंने दामोदर वैली में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करा। फिर ड्रॉट पर आया 1974 में, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही कर रही है। फिर ड्रॉट कहाँ पर आए, घाट पर। मैं भूल जाता हूँ है ना, मैं ही भूल जाता हूँ। तो तुमने लग रहा है ना मेरी कैपेसिटी इतनी है याद करने की, फिर ये भूल जाना, तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। और मेरे का समझने का लेवल ही बहुत हाई है। मेरी जो गेट में ऑल इंडिया रैंक बनती है, मतलब मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। आज सपोज करो मुझसे कंपीट कर रहे हो एग्जाम, यू आर कंपीटिंग विद मी, सो आई हैव ए प्रॉपर नॉलेज, आई हैव कि हमारी पढ़ने की एबिलिटी हम 18 घंटे दिन में पढ़ सकते हैं, 6 घंटे सोएंगे। ठीक है,
प्लस हमारी याद करने की कैपेसिटी अलग है। आपको लग रहा है कि हमें हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मैंने खुद अपनी मास्टर आईआईसी बैंगलोर से, आप ये समझ लेना कि आईआईसी बैंगलोर से कोई बंदा मास्टर करता है ना, उसकी प्रोजेक्ट लेवल बहुत हाई लेवल पर होनी चाहिए मैथमेटिक्स। मेरी आप पंतनगर में होगा तो मेरे मैथमेटिक्स 1 और 2 में 100 मार्क्स है ना। फिर मैथमेटिक्स थर्ड में 99 या 98 एक में कमाए थे, ठीक है। तो मेरी मैथमेटिक्स, मैंने प्रोजेक्ट आपके, मेरा जो प्रोजेक्ट था मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि आप उस बंदे से कम्पीट कर रहे हो, प्लस उसकी याद करने की मेमोरी इतनी है। हम ऐसे याद करते हैं ना कि मतलब याद करने वाला भी शर्मा जाए, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, मेहनत। क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे, याद भी करना है समझना भी है, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। सिंपल, मतलब 18 घंटे बना लो अब यहाँ से, जितना एग्जाम में बना ना 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो आपका ये सोल कंजर्वेशन रिसर्च रहा, ये दामोदर वैली रहा, ड्रॉट एरिया, वेस्टर्न घाट हो गए, डिजर्ट आ गया, नेशनल वाटर पॉलिसी आ गई, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका गया 1989। आपको ये ध्यान रखना 1991 से पहले 3 घटनाएं हुई हैं, WWW। एक इंटीग्रेशन वेस्टलैंड वाला है 1990-91, ये यहीं पे आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपका आया होगा, यहीं पे आया होगा। 2003 में हरियाणा गाइडलाइन है, हरियाणा गाइडलाइन है, इनको मर्ज करके लाई थी गवर्नमेंट। फिर आपके रेनफॉल अथॉरिटी बनी 2006 में, ठीक है। अगर आप ये देखोगे थोड़ा सा सीक्वेंस, यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ कि सोल कंजर्वेशन रिसर्च हुई, फिर आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो दामोदर वैली में, ये दामोदर है डैम वाला, ठीक है ना। फिर आपका ये पूछा था कि रिवर वैली में रिजर्वायर जो अगेंस्ट पड़ते थे कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर आपका ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब आया, 1969-74 में, कौन लेकर आया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लेकर आई। ये ऑनलाइन ये लिखा है, आर्ट्स में तो बहुत गलत सन लिखे हैं वैसे। वेस्टर्न घाट प्रोग्राम जो आपको 1976 में आया। फिर डिजिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आया 1970-78 में, इसको रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण को। फिर 3W है, एक आपका वाटर पॉलिसी आई। ये आपको इसके सन याद नहीं करनी, वर्षा डेवलपमेंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पर ध्यान रखो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो होता है जो 25% एरिया मिनिमम हो। मतलब ये एरिया मान लो किसी का अगर 25% में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा हो, तो उसको मानेंगे मिनिमम एरिया 25% होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर आपका यही है, सबसे मेन ये था नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया, सबसे ज्यादा मेन ये था। ये कम्युनिटी बेस्ड वाटर प्रोग्राम था 1991 में आया था। इससे पहले 3W है, बारिश रेन से पहले 3W है, एक वेस्ट वाला, एक वाटर पॉलिसी वाला, और एक आपका वर्षा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाला। क्योंकि इंटीग्रेटेड वर्षा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये हिल और प्लेन दोनों में डेवलप हुआ था। AMICAL में लिखा 1990-91, आर्ट्स में लिखा 1972, ठीक है। फिर आपका वेस्टलैंड वाला इससे पहले था 1989-90, ये रहा वेस्टलैंड वाला, यहाँ आएगा 1989-90, क्योंकि आपको पता है रेन से पहले 3W है, ठीक है। फिर आपकी हरियाली गाइडलाइन आई, रोड के और 4 रोड हरियाली लगाओ, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही लेकर आई थी, ये भी आपको याद करना है। तो हरियाली जो गाइडलाइन थी ना, वो ग्राम पंचायत लेवल पर थी हरियाली, ये पूछा जाता है। देखो हरियाली गाइडलाइन, हरियाली और वर्षा, थोड़ा सा कर लेते हैं, हरियाली और वर्षा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लाती है। ऐसे याद करो, रोड के चारों हरियाली, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लेकर आती है। इसमें आपकी ग्राम पंचायत मेन इंस्टीट्यूशन की, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे वर्षा को डेवलप करेंगे। यहाँ पे जो डेवलपमेंट टीम आपकी होती है ना, कमेटी डेवलपमेंट टीम रहती है, वो इसको डेवलप करते हैं। तो जन सहभागिता है इसमें, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये हरियाली लेकर आए 2003 में, रोड के 4 लगाओ। AMICAL में 2003 लिखा है, आर्ट्स 3-4 लिखा है, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। वर्षा जैन सभाग्य हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा, ये रहा। फिर प्रधानमंत्री, इसके बाद भी 2 आपके भी नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी आई, NRRA 2006 में। अच्छा, इसके बाद भी आपकी 2 योजनाएं आई हैं। एक आई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यहीं पे लिख लेना। ये आई 2015 में, 1 जुलाई 2015। एक आपका एक और होता है, ये ठीक कर लेना, ये हॉर्टिकल्चर नहीं है, ये आपका हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सन हटा देना। एक आपका होता है HADP, HADP एग्रीकल्चर में आपका हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका होता है। हॉर्टिकल्चर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई वर्ड नहीं होता, तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये याद रखना, ठीक है। ये नोट्स में करेक्ट कर लेना, बस इसको हॉर्टिकल्चर को हटा के हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का सन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी, इसका एम क्या था, हर खेत को पानी व प्रतिबूंद अधिक फसल, कि भाई हर खेत को पानी मिले, पूछा जाता है मोटो क्या था, प्रति खेत को पानी व प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि सर ने डैम रिपेयर कराए, जैसे डैम रिपेयर कराया सर, बारिश होती थी डैम रिपेयर करा दी, जब डैम रिपेयर हो गया पानी नहीं आता तो सूखा बढ़ गया, सूखा कहाँ पे पड़ा, घाट पर, फिर घाट में बारिश होती थी, फिर सूखे से डिजर्ट बन गया रेगिस्तान, फिर रेगिस्तान से बने तो उसे कचरा बन गया वेस्ट। रेगिस्तान से पहले 3W है, एक कचरा वाला W, एक वर्षा वाला W और एक वाटर पॉलिसी वाला W। उसकी हरियाली आई, फिर रेन हुई, तो रेन फॉर एरिटी अथॉरिटी यही बन गई 2006 में, ठीक है। यही पूछा था कि नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट जो होता है वर्षा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। जो इस टेबल को ना बार बार लिख कर यहाँ पर खुद से ये सन काटो, ये प्रिंट आउट निकालो और यहाँ पे हाथ रख के प्रिंट ये लिखो, हाँ ये लिखो कौन सी ये नोडल एनालिसिस कंट्रोल करती है, ये सब आपका ट्रिक करोगे ना, 2-3 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे आपके, ये बहुत मेन है, ठीक है। ठीक है, अब वर्डशेड को थोड़ा और डिफाइन करते हैं। वर्डशेड आपका 2 टाइप का आपका वर्डशेड आपका होता है। वर्डशेड आपका ये रहा सर, एक आपका होता है स्मॉल वाटरशेड, एक आपका होता है लार्ज वाटरशेड, ये रहा।
स्मॉल वर्डशेड आपका क्या होता है, स्मॉल वर्डशेड आपका वो होता है, देखिए छोटा सा वर्डशेड, और ये आपका लार्ज वर्डशेड। वर्डशेड आपका ये होता है जहाँ पे जैसे पानी आएगा ना, ओवरलैंड फ्लो क्या होता है, रन ऑफ, ये बारिश, ये ओवरलैंड, लैंड पे ना ओवर होने लगता है फ्लो का। तो अगर आपकी थोड़ी सी बारिश हुई, ये बहुत सेंसिटिव होता है रेनफॉल इंटेंसिटी का, थोड़ी सी बारिश हुई ना तो पूरा पानी होता है बाहर ओवरलैंड में फ्लो होना स्टार्ट होगा, छोटा सा वर्डशेड है तो यहाँ पे ओवरलैंड फ्लो में प्री डोमिनेट होता है। ये क्या होता है, लार्ज वर्डशेड में पानी ना तरीके से फ्लो होता है, तरीका मतलब ये चैनल बन गया, एक ये चैनल बन गया, ये चैनल बन गया, तो यहाँ पे चैनल फ्लो होता है। तो जैसे चैनल फ्लो होता है लार्ज में, तो ये सेंसिटिव नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा तेज से बारिश हो जाए तो ये झेल लेगा, मतलब ये सेंसिटिव नहीं, ये नहीं झेल पाएगा। तो इट्स सेंसिटिव टू द स्मॉल रेनफॉल इंटेंसिटी, कि अगर आपकी बहुत हाई रेनफॉल इंटेंसिटी हो रही है तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये इतना सेंसिटिव नहीं है। ये समझ रहे हो, आपके लार्ज में चैनल बनेंगे, तो जहाँ पे चैनल फ्लो डोमिनेट होता है यहाँ पे ओवरलैंड फ्लो डोमिनेट होता है। जैसे चैनल फ्लो डोमिनेट होता है वैसे ड्रेनेज नेटवर्क बन जाते हैं। पानी तो आपको यहीं से निकलेगा, लेकिन एक चैनल ये आ रहा है, फिर ये पानी का ड्रेन यहाँ पे बन गया, फिर ये पानी का ड्रेन, मतलब यहाँ पे ना ड्रेनेज नेटवर्क बन जाते हैं लार्ज। ये दोनों आपके लार्ज वाटरशेड में आपके बनते हैं। तो ये बता रखा है, स्मॉल वाटरशेड में ओवरलैंड फ्लो होता है, लार्ज वाटरशेड में चैनल फ्लो होता है। चैनल फ्लो में लार्ज ड्रेनेज नेटवर्क बन जाते हैं। ये आपका जो होता है हाईली सेंसिटिव होता है रेनफॉल इंटेंसिटी, ये कम सेंसिटिव होता है। ठीक है, फिर आपका एक आता है SWAT, सोयल एंड वाटर असेसमेंट टूल, ये बहुत मेन टूल होता है SWAT। ठीक है, ये उसकी इन पूछी जाती है। एक होता है वेन डायग्राम, जब भी हम वर्षा डेवलपमेंट करते हैं ना तो हम देख लेते हैं, पहले वेन डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारा सोयल है, इस एरिया में, इस एरिया में हमारा पानी है, वाटर, ऐसे करके वेन डायग्राम हमने पढ़ा होगा। अच्छा, हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को मैप आउट करने के लिए क्या भाई हो रहा था, यहीं पर मेरा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हो, यहाँ पे मेरा, यहाँ यहीं पे मेरे टीम लोग रहते हो, यहीं पे मेरा रहने का स्थान हो, तो वेन डायग्राम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेन डायग्राम का उद्देश्य क्या होता है, यूज टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जिस्टिंग पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो आपको बताइए वर्डशेड में आपका ये है वर्डशेड, जब यहाँ का पानी, देखो यहाँ का पानी यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद यहाँ का पानी यहाँ पर आएगा, यहाँ का पानी जब सबसे दूर का पानी यहाँ पहुंच जाए, तो यानी यहाँ का पानी भी यहाँ पहुंच गया होगा। तो जब भी सबसे दूर का पानी यहाँ पहुंचता है ना, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वो होता है जब फारदेस्ट पॉइंट का पानी यहाँ पहुंच जाए, तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको किरपिच फॉर्म में दिया था, किरपिच। इस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को बोलते हैं कंसंट्रेट हो गया, मतलब यहाँ का पानी अगर यहाँ पहुंचा ना, यहाँ का पानी भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो निकलेगा। दिमाग में सोचो, अगर यहाँ का पानी यहाँ पहुंच चुका तो यहाँ का पानी तो ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम फ्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पानी मान लो 2 मिनट में आ रहा है, तो आते आ रहा है, बारिश होती है 2 मिनट में आते आ रहा है, ये 10 मिनट में आ रहा है, जब 10 मिनट में यहाँ का पानी पहुंच रहा है तो यहाँ का पानी तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम फ्लो मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला आपको होता है 0.01947 L की पावर 0.77 S की पावर -0.385, ये TC बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये आपका होता है, ये मिनट में होता है, लेंथ ये आपकी मीटर में होती है, एस लब आपकी होती है डेल्टा एच में। ये पूरा डिस्कस करा था, ट्रिक याद करने की आती है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की। ये देखो TC किरपिच फॉर्मूला है, किरपिच फॉर्मूला 0.01947 L की पावर 0.77 S की पावर -0.385। ठीक है, ये रहा। देखो याद करने की ट्रिक है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, देखो किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो होता है साइज ऑफ वाटरशेड। अब देखो ये देखो, मान लो एक वाटरशेड छोटा है, एक वाटरशेड बड़ा है, तो अगर मान लो कि वाटरशेड बड़ा होगा, साइज वाटरशेड, अगर वाटरशेड बड़ा है मेरा, साइज मैंने बढ़ा दिया, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो TC मेरा बढ़ जाएगा, तो साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा शेप पर, मान लो मैंने एक शेप ये ले ली बिल्कुल सेम में, और एक मैंने ये ले कि ये लेंथ मैंने बढ़ा दी है, जो एरिया तो सब सेम रखा। आप समझ रहे हो, ये लेंथ बढ़ने से क्या ये शेप इलोंगेटेड हो गया। मान लो अगर मैंने शेप भी बढ़ा दिया, इलोंगेटेड शेप का ले लिया, ये इलोंगेटेड, एक होता चपटा, ये चपटा सकरा ले लिया, तब आपका ये सारा पानी, मतलब ये समझ रहे हो, ये सब पॉइंट यहीं पहुंच जा रहे हैं। तो साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने इलोंगेटेड शेप ले ली ऐसे वाली, तो आपका टाइम कंडीशन बढ़ जाएगी, ये लेंथ बढ़ गई है, तो ये वाला पानी इतना दूर में पहुंचेगा। ठीक है, एक आपका होता है आपका स्लोप, मतलब टोपोग्राफी कैसी है इसकी वाटरशेड की। स्लोप, मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप कर दी तो पानी जल्दी से पहुंचेगा, तो स्लोप भी आपको निर्भर करती है। अगर आप स्लोप बढ़ा दोगे तो टाइम कंडीशन आपका कम हो जाएगा, जल्दी पानी पहुंच जाएगा। चौथा आपका होता है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैंने क्रॉप उगा दी डेंस कवर, पानी यहाँ से आ रहा है तो पानी टकराएगा तो धीरे धीरे पहुंचेगा। तो अगर मेरी डेंस कवर है तो वो मेरे धीरे धीरे पहुंचेगा, नहीं टाइम को बढ़ा देगी, TC बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखा कि TC आपका होता है साइज पे भी डिपेंड करता है, वाटरशेड के शेप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, साइज, शेप, वेजिटेशन कवर पे भी डिपेंड करता है, और टोपोग्राफी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पूछा था कभी भी। तो टाइम कंडीशन का फॉर्मूला ये ना, मिनट में आपका होता है, तो ये आपका डिपेंड ऑन साइड ऑफ वाटरशेड लिखा हुआ है, लार्ज एरिया का टाइम बढ़ जाएगा। शेप ऑफ द वाटरशेड अगर इलोंगेटेड होगा तब भी टाइम बढ़ जाएगा। टोपोग्राफी ऑफ द वाटरशेड अगर स्लोपी लैंड है तो आपका जल्दी जल्दी पानी पहुंचेगा, टाइम कम हो जाएगा। वेजिटेशन का अगर डेंस वेजिटेशन अभी टाइम बढ़ जाएगा। तो ये चारों पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब AMI का TP हो जाना है ना, हमारे जो इंडिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो हमारे इंडिया का है वो है 329 मिलियन हेक्टेयर।
इन्होंने डिफाइन कर रखा, हमें दो मेन याद करके आना, ये बहुत कम पूछा जाता है, तो ये भी याद कर लेना। मेन पूछा जाता है कि टोटल रेनफेड लैंड कितना है, वो लैंड, रेनफेड लैंड का मतलब होता है बारिश, बारिश पे डिपेंड होने वाला। ऐसा कौन सा लैंड है भारत में जो बारिश पे डिपेंड करता है कि बारिश होगी तो वहां पानी आएगा, तो रेन फेड वाला, ठीक है, रेन से फेड होगा। तो और एक आपको पूछा था कि नेट इरिगेटेड लैंड, ये ध्यान रखा जितने एरिया में बारिश होगी सब में इरिगेशन नहीं होता, कम में ही होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ना, वुडशेड वाले 6 का बहुत मेन है, छक्के का हम पढ़ेंगे वुडशेड में। तो इरिगेटेड लैंड आपका होता है 60 मिलियन हेक्टेयर, याद भी रहेगा। सिंचाई आपकी जो छक्का, जो मोहित धोनी छक्का मारती है ना, उसने एरिया में ही 60 लैंड होती है। बारिश आप ये समझो कि रेन, रेन का मतलब क्या है, क्लाउड बने हुए हैं, देखो एक क्लाउड, एक बारिश वाला, एक क्लाउड है, इन दोनों को मिला दो तो ये बन गया 8। तो ये आपका होता है 8, ये और ये 5। तो ये 85 मिलियन हेक्टेयर लैंड वाला है आपका, ये रेनफेड एरिया वाला लैंड। कैसे याद रहा आपका रहेगा, ये दो क्लाउड बनाओ बारिश के, ये रे, ये दो बारिश, ये बूंदाबांदी हो रही है, अगर आप बूंदाबांदी बनाओगे तो 5 के रूप में बारिश होती है। तो ये 85 वाला रेनफेड एरिया है, और नेट इरिगेटेड एरिया 60 मिलियन हेक्टेयर, टोटल जियोग्राफिकल एरिया 329 मिलियन हेक्टेयर। एट पर AMI का TP हो जा, टोटल जियोग्राफिकल इंडिया 329। भारत में कितना लैंड रेनफेड बारिश पर डिपेंड करता है, वो 85 है। दो क्लाउड बनाओ, बारिश, दो बारिश होती है, इन दोनों 8 बना, ये बारिश कर रहे हैं ऐसे करके 5 दिख रहा है मुझे बारिश करते, तो 8 5 मिलियन। इरिगेटेड एरिया जितने प्रधानमंत्री महेंद्र धोनी छक्का मारते हैं, डायरेक्ट 60 मिलियन में इरिगेशन फैसिलिटी आपका। ये डिग्रेड लैंड 140 कोई पूछा नहीं गया, ठीक है ना। अब देखो वर्षा डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान में डिस्कस करते हैं। अब देखो राजस्थान में क्या था, अब हमें राजस्थान को ना, राजस्थान में ज्यादा डिस्कस नहीं करना, राजस्थान में हमें ये डिस्कस करना है कि राजस्थान में वो कितने दिन तक बारिश होती है। जो एवरेज रेनी डे होते हैं ना राजस्थान में 6 का बहुत मेन है। जैसे भी हमने पढ़ा इरिगेशन कितना था भारत में, 60 मिलियन हेक्टेयर था, ऐसे राजस्थान में एवरेज 6 से 42 दिन बारिश होती है आपकी, ठीक है। एवरेज रेनफॉल कितनी है राजस्थान की, जरा 600 या 625 कम कर दो, 575 mm, 575 mm आपकी एवरेज रेनफॉल आपकी होती है। राजस्थान में ना आपके 7 प्रोग्राम आपके लॉन्च हुए थे। अब देखो राजस्थान में ये रहा, तो एवरेज रेनी डे कितने हैं, याद करने का तरीका क्या है, 6। राजस्थान में 6 का बहुत मेन है, वर्षा डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान 6 का बहुत मेन है कि 6 से 42 दिन आपकी राजस्थान होती है। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है, 600 से 25 कम, 575 एनुअल रेनफॉल हुई थी। मिनिमम आपकी जैसलमेर में हुई थी, मैक्सिमम आपकी ये स्वामीधरपुर में हुई थी, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। फिर मेजर क्रॉप कौन कौन सी है, बाजरा, ज्वार, ग्रेन सीड, वीट, राइस, शुगर केन और मस्टर्ड। सबसे मेन है वर्षा डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान में कौन कौन से थे। देखो जो हमने पढ़ा था ना सूखे से, क्या होता है, सूखा बढ़ा था, सूखे से आपका रेगिस्तान बना, है ना। रेगिस्तान में आपके फिर ये देखो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये राजस्थान में आपका होता है। डिजर्ट, क्योंकि आपको पता है सूखा जो होगा आपको वो तो होगा ही। फिर ये नेशनल वर्षा डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया, ये तीनों के तीनों तो होंगे ही होंगे। ये तो सबसे मेन है। DPAP तो बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब होता है, 1969 1974 में, है ना। ये एज पर AMI का टीवी, ऑनलाइन क्या लिखा है 1973 1974 जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। इसे कौन कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, 1970-78 में। इसे कौन कंट्रोल करता है आपका, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। रेनफेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम बारिश कब हुई थी, 1991 में। कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा था, 99 डिस्ट्रिक्ट में। ये कैसा प्रोग्राम है, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। फिर आपका है इंडस्ट्रियल वर्षेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमने पढ़ा था ऐसे वर्षेड वाला, मैंने बताया था कि रेन से याद करो, रेन से 3 W है। तो ये आर श्रेष्ठ में आओगे तो 1992 भी लिखा है, अगर आप AMI कर पढ़ोगे तो उन्होंने 1990 से 1991 लिखा है। इसका समय में याद नहीं करना। तो आपको पता है एक तो वर्षेड वाला हो गया, 3 आपको पता है ड्रॉट, डिजर्ट और ये रेनफेड वाला हो गया। इसके अलावा 3 और मेन है जो पहली बार पढ़ोगे, कौन कौन से ये है। जैसे आप समझ रहे हो राजस्थान क्या है, राजस्थान में बहुत सारे शासक रहे हैं, शासक आप तो बहुत सारे राजा महाराजा रहे हैं। तो शासक को हम बोलते हैं रेन, REIGN, हिंदी में रेन का मतलब होता है शासन। इससे याद रहेगा जो 3 आपके और बचे हैं, ये आपका है रिक्लेमेशन सोइल के लिए, ये आपका है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम के लिए, और एक आपका ये रेन से नेशनल अफोरेस्टेशन स्कीम। तो यहाँ पे जंगल पेड़ लगाए जाते हैं, अफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, रिक्लेमेशन ऑफ एक्लाइज सोइल और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। दो कहीं पूछे नहीं गए, तो इतना ज्यादा मेन नहीं है, आपको याद करना कि 7 मेन आपके चलते हैं इसमें। कौन कौन से, DPAP, DDPP, नेशनल वाटरशेड, इंटीग्रेटेड वाटरशेड। आपको चारों यही रहेंगे कि भाई 2 रेगिस्तान के, एक बारिश वाला सबसे मेन है 1991 वाला, एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भी बहुत मेन है, ठीक है। 4 हो गए। 3 कौन कौन से हैं सर, अगर आपको याद करेंगे, कुछ लोग रेन से याद करते हैं बारिश, कुछ लोग रेन से याद करते हैं। ये रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइज सोइल है, ये एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है, और यहाँ पे है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम कि पेड़ लगाओ, एल्कलाइज सोइल का रिक्लेमेशन करो ड्रेनेज में, और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ये तीनों आपके वर्षा डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्योंकि राजस्थान में क्या है, बेरोजगारी बहुत है, तो ये भी सोच करती है वर्षा डेवलपमेंट कार्य करते हैं, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी एश्योरेंस कर सके,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, पूरा याद नहीं करना। फिर क्या कहती कितने आपके माइक्रो वेटरशेड है, तो राजस्थान में जो माइक्रो वेटरशेड है, हमने वेटरशेड की अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया था कि वेटरशेड एरिया कैसा होना चाहिए, वर्केबल साइज का होना चाहिए, आर सुरेश ने बोला। फिर वर्केबल साइज को उन्होंने डिफाइन करा कि 50,000 हेक्टेयर से 2 लाख हेक्टेयर, ठीक है। फिर एएमआई का टीपीआई ने बोला नहीं, इसका 3 ले लो, 500 से 1000 हेक्टेयर फ्रॉम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लानिंग। तो कभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लानिंग में 500 से 1000 हेक्टेयर तो हम ये लगाएंगे, अगर ऑप्शन में ये हो तो हम ये लगाएंगे, दोनों ऑप्शन देखेंगे पहले। फिर आपकी राजस्थान का जो रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हम पढ़ेंगे अभी जोधपुर में है, उन्होंने सर्वे करा, उन्होंने माइक्रो को बोला 1000 हेक्टेयर से कम, तो 1000 हेक्टेयर से कम आपका माइक्रो है, और मैक्रो है आपका 1000 से ऊपर। तो 1000 से 10,000 हेक्टेयर, जो इसको याद नहीं करना है इतना, तो ये बता रखा कि माइक्रो आपका होता है 1000 हेक्टेयर से कम, तो 100 से 1000 हेक्टेयर आपका माइक्रो होता है, और 1000 हेक्टेयर से 1000 से 10,000 आपका मैक्रो होता है। कितने मैक्रो होते हैं 2858, ये तो याद कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट हीट में ये कितना था आपको याद रखो कि छक्का बड़ा 6 से 42 बारिश होती है, तो 6 11 मतलब 6 5 जोड़ 11 11.86 मिलियन ट्रीटमेंट एरिया था इतने माइक्रो शेड में, ठीक है। वर्षेड एक्टिविटी कौन कौन करते हैं, मेन ये है, आपको इतना कोई याद नहीं करना है, इतना ही पूछा नहीं गया है। तो एग्रोनॉमिक हम एक्टिविटी करते हैं, फॉरेस्ट्री एग्रोनॉमी क्या करेंगे हम, एग्रोनॉमी एक्टिव कंटूर फार्मिंग कर ली, टिलेज प्रैक्टिस कर ली, इंटरक्रॉपिंग वेजिटेशन बैरियर। फॉरेस्ट्री में कौन कौन सी, एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सिल्वीकल्चर, ये तो एग्रोनॉमिक कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर कर रहे हैं, जैसे टैंक लगा लिए, फार्म पॉन्ड बना दिए, चेक डैम बना दिए, बर्निंग वेजिटेशन कवर, ये सब। और लिव स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन सप्लाई कर दिया, लिव स्टॉक क्रॉप फॉर्डर डेवलपमेंट कर दी, पास्चर। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, कभी ना ऑप्शन बोल लेते हैं कौन कौन सा वाटरशेड एक्टिविटी में आता है, तो एग्रोनॉमिक भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आता है, सोलर एंड वाटर कंजर्वेशन भी आता है, लिव स्टॉक मैनेजमेंट भी आता है राजस्थान के लिए, ठीक है। तो आपकी राजस्थान की ब्रीफ इंस्टीट्यूट। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, ये सब रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जोधपुर, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको डिवीजन थोड़ा सा रिकैप देना हो तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पढ़ा था वाटरशेड एरिया आपको वर्केबल साइज का होना चाहिए, आर सुरेश ने बोला 50,000 से 2 लाख, ये रहा। उन्होंने बोला 500 से 1000 1000 हेक्टेयर, ठीक है, एएमआई का टीपी हो जाना है। फिर राजस्थान की रीजनल उन्होंने माइक्रो वाटरशेड को 1000 हेक्टेयर से कम डिफाइन करा है, माइक्रो को 1000 से हेक्टेयर से ऊपर डिफाइन करा है, ठीक है। फिर आपका ये था, फिर आपको पता इनको हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी मुझे चाहिए इसको एनालिसिस करने के लिए, मुझे सोलर एंड वाटर का डेटा भी आपका चाहिए इसको एनालिसिस करने के लिए, ठीक है ना, कौन कौन डेटा आपको चाहिए। फिर टाइम ऑफ कंडीशन का फॉर्मूला बढ़ा था हमने 0.01947 दिस एल की, और ये तो ये साइज पे डिपेंड करता है, शेप सब जगह पे डिपेंड आपका करता है, ठीक है। फिर वाटरशेड को हैंडल करने के लिए एक वाटरशेड डेवलपमेंट टीम होती है, वो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए, बस हर एक बंदा होगा, चार से अधिक बंदे। एक वाटरशेड कमेटी होती है, डे टू डे एक्टिविटी करती है। एक सेल्फ हाउसिंग ग्रुप होता है जो लैंड एंड लेबर इन सबका बना होता है, वो सब उनको कंट्रोल करता है। फिर आप क्या है कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, तो सबसे पहले क्या था, सर ने रिपेयर यानी सोयल वाटर कंडीशन है 1933-34 में। फिर सर ने क्या करा, डैम रिपेयर कराया, दामोदर वैली में आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ 1949-50 में, ठीक है। सर ने डैम रिपेयर करा, बढ़ गया सूखा ड्रॉट, सबसे मेन है 1973-74 में आया था ये ऑनलाइन, और एज पर एएमआई का 1969-74 में, दोनों साल में याद करके, यानी किसने करता, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट। एम क्या था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। फिर आपका आया डिजर्ट डेवलपमेंट, ये ड्रॉट प्रोन एरिया आया था, घाट पर आया था, तो घाट कहाँ में 1975-76 में ये। फिर डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया 1970-78 में, ये रहा। जैसे ही आपका सूखा पड़ा, फिर आपकी बारिश याद करना में रेन, तो NWDR नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज 1991 में आपका 99 डिस्ट्रिक्ट में रोल करता है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम था, ठीक है। इससे पहले 3 डब्ल्यू है, कौन सा डब्ल्यू है, कचरा वाला वेस्ट जब इससे पहले आया 1990-91 में, 1989-90 में, ये रहा। तो वेस्टलैंड इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है कुछ लोग 1990-91 बोलते हैं, आज में 1992 में भी लिखा है, ठीक है। फिर वाटरशेड पॉलिसी आई 1987 में। फिर रेनफेड के बाद आई हरियाली भी मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट लेके आए 2003 में। इसका एम क्या था, ग्राम पंचायत जो होती है सब डेवलपमेंट करेंगी। फिर आप कहे 2006 में हमने अथॉरिटी बना दी नेशनल रेनफोर्ड एरिया अथॉरिटी 2006 में। उसके बाद आई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में, 2015 प्रति फसल फूल प्रति उसको पानी, ये सब हम देंगे आपको। तो ये पूरा सीक्वेंस है, याद करने की ट्रिक है, ये जितना आपको याद रहेगा उतना ही आप इसको कर पाओगे पूरे तरीके से। फिर राजस्थान के बारे में आ जाओ तो राजस्थान टोटल एएमआई कल ने बोला जो इरिगेशन है वो आपका 60 मिलियन हेक्टेयर में हो सकता है, बारिश जो रेनफेड एरिया 50 मिलियन हेक्टेयर में होगा, ठीक है। फिर आपके राजस्थान में 6 से 42 दिन में बारिश होती है राजस्थान में। फिर राजस्थान में हमने देखा कि माइक्रो और माइक्रो वाटरशेड बने, 1000 हेक्टेयर से कम, 1000 हेक्टेयर से आपके ज्यादा। फिर वाटरशेड में आपके 7 आपके वाटरशेड में आते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया आता है, डिजर्ट आता है, आपका नेशनल वाटरशेड रेनफेड अथॉरिटी वाला आता है, ठीक है। फिर आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम आता है, 3 आपके होते हैं रेन वाले, आर से एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम आपकी होती है एक, कि लोगों को काम भी मिलता रहे, वाटरशेड डेवलपमेंट भी होता रहे, ठीक है। फिर आपका रिकवरेशन ऑफ एल्कलाइज सोइल आपका होता है, और एक नेशनल एफोरेस्टेशन की जंगल भी लगाए हैं, नेशनल एफोरेस्टेशन स्कीम। तो ये सातों के सातों आपके कोर राजस्थान के थे आपके 6 से 42 दिन। फिर आपको राजस्थान की एवरेज रेनफॉल कितनी है, 575 आपकी एवरेज रेनफॉल है राजस्थान की,
ठीक है, रायपुर के ट्रीटमेंट एरिया प्लान कितना था, 11.85 मिलियन हेक्टेयर था। तो थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, ऐसा कोई ये नहीं कि पूरा आपको पूरा याद ही करके आना है, इतना याद रहेगा हाँ पेपर में ऑप्शन देखे आप या थोड़ा सा रिकॉल कर पाओ, बस इतना ही इस पूरे चैप्टर का एम था। लास्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे जो इसके इंस्टीट्यूट है उसके बारे में, ठीक है।